हेलो बेटा, कैसे हो? मस्त, जबरदस्त। अरे, लाइट। जबरदस्त हो उसका मतलब। अब बताओ, अब विजिबिलिटी है या नहीं? और कैसी है? विजिबिलिटी है या नहीं और कैसी है? यस, बेहतरीन, जबरदस्त। हम्म। हाँ, वॉइस बताओ, वॉइस है? वॉइस ठीक है, परफेक्ट है? पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा, कुछ कह रहे हो तुम, देख लूं क्या लिखना चाह रहे हो। हाँ, अच्छा, तरुण सर की क्या, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना भूल गया पहले। हाँ, तरुण सर थोड़ा सा कहीं मतलब कुछ इमरजेंसी थी, तो उन्होंने कहा आप मेरी जगह, मतलब मैं उनकी जगह ले रहा हूँ क्लास। फिर वो हो सकता है मेरी जगह कोई ना कोई क्लास वो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो इसलिए क्लास, मैंने कहा आपकी खाली नहीं जानी चाहिए, हम ले लेते हैं, क्योंकि ये क्लास हमें चाहिए भी थी और एक्स्ट्रा क्लास हमें लेनी नहीं है, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। और क्योंकि कूल फॉर्म में मैं रिवीजन भी कराऊंगा, और जैसे एक रिवीजन सेशन आपका हो चुका है, ठीक है, मतलब चल रहा है, लास्ट सैटरडे को आपका बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो जाएगा। एक रिवीजन सेशन और है, ठीक है, उसमें आपको करना कुछ नहीं है क्योंकि रिवीजन कर चुके हो आप अपने बच्चों के लिए। उसमें मंडे को मैं एक वीडियो दूंगा, ठीक है, अपने बाईटी पर ही, ठीक है। हाँ, उस वीडियो में सिर्फ आप जो मैं बातें बताऊंगा ना, उनको क्या करना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, मतलब मैं, मतलब जबरदस्त होगा, तुम खुद देख लेना। और ठीक है, वो कौन कौन से पॉइंट है, मतलब पूरा एनालिसिस होगा उसके अंदर उन चैप्टर्स का जिसका उस वीकेंड में टेस्ट होना है, और लाइव डिस्कशन लेकर के आऊंगा क्वेश्चंस का। और क्वेश्चन अल्टीमेट होंगे, मतलब बिल्कुल नीट रेप्लिका, जहां से हम कह सकते हैं 26 में लगभग वैसे या उसी डेटा या उसी टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो मतलब एक तरीके से क्वेश्चन बेस पर, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करानी थी मुझे, तो यहां मैं 4 सेशन लूंगा, ठीक है, पूरे 11th के, जिसमें पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। मतलब एक बच्चा एक बार फिर से करना चाहता है तो एक तरीका और है, ठीक है। और पैरेलल हम कुछ ना कुछ, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, 12th के लिए भी सोच रहे हैं, तो 12th के लिए हम लोग कुछ लेकर के आएंगे जिसके अंदर आपका और परफेक्ट हो पाएगा, क्योंकि मैं 12th लगभग एंड पर आ गया हूं। आज 4th लेक्चर है, आज के बाद 3 लेक्चर और है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के। यस, 7 लेक्चर मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के लेता हूँ। 7 के अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आपके ब्रेन में सेट होगा, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं बेटा, ठीक है, इसके बाद बायोटेक में स्टार्ट कर रहा हूं, तो कोशिश करना थोड़ी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वहां पर समझ लेना अच्छे से, मतलब जो जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रही होगी समझ लेना अच्छे से। बाद बाकी का मैं समझाता हुआ चलूंगा, ओके? हाँ, उस सीरीज के अंदर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा हर संडे को सेशन होगा, ठीक है। 45 ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं, बिल्कुल नीट रेप्लिका, मतलब वो टेस्ट पेपर को ही मैं डिस्कस कराऊंगा। मतलब तुम खुद समझ जाओगे कि यार बिल्कुल मतलब मिलेगा जहां से, ठीक है। ठीक है, चलो, तो ये क्लियर हो गया। तो जो कल मैंने सीरीज का एक वीडियो डाला है, एक बार देख लेना, ठीक है, वो डेट देख लेना। जो बच्चे एक बार फिर से रिवीजन चाहते हैं, ठीक है, या जो बच्चे रिवीजन कर चुके हैं, उनको इस सीरीज के अंदर सिर्फ मंडे और लास्ट, यानी फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, जो लेक्चर संडे को, वो मैच करना है या देखना है, और अपने को आइडेंटिफाई करना है कि यार मैं सही हूं या नहीं हूं। तो आप एक बार देख लेना उसको, समझे?
ठीक है, तो कंटिन्यू करता हूं मैं। अच्छा, आज हमारा एक बचा था ह्यूमन सिस्टम वाला, ठीक है, तो एक थोड़ा बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करा के, इसको कंप्लीट करा करके कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमन मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, कॉमन डिसीज इन ह्यूमन, ठीक है, कंप्लीट का मतलब है उसमें प्रोटोजोन डिसीज बचेगी, बाद बाकी की सारी डिसीज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, जिससे कि अगली क्लास के अंदर मैं एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, वो और कैंसर कवर कर पाऊं। ठीक है, फिर ये एक क्लास कैंसर की मैं अलग रखूंगा, और फिर लास्ट में ड्रग्स वाला एक सिंगल लेक्चर ड्रग्स का रखूंगा मैं। ठीक है, अच्छा, रिवीजन रिवीजन में लास्ट लेक्चर में क्या कराया था, तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपका एक्वाइड इम्यूनिटी स्टार्ट कर दिया था, मतलब स्टार्ट तो कर दिया था, बेसिक कराया था, उससे पहले एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट कर दिया था बेटा टाइप्स ऑफ एक्वाइड इम्यूनिटी, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, मैं बिल्कुल कमेंट नहीं देख रहा अभी इस समय। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने। ठीक है, यस, बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड, यानी बी लिम्फोसाइट बेस्ड और या टी लिम्फोसाइट बेस्ड, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, समझ गए ना, हाँ, इंटरनल होती है, स्पेसिफिक होती है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है क्योंकि स्पेसिफिक होती है, और ये अपने और पराये में भेद करना, डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेशन जानती है। ठीक है, सेल्फ और नॉन सेल्फ, अपना है नो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, और पराया है तो रिस्पॉन्ड करेगी, यस, रिस्पॉन्ड करेगी। अब यहां पर दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स बताते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्लियर है। अब टाइप्स की बात करते हैं, बी लिम्फोसाइड बेस्ड, टी लिम्फोसाइड। बी लिम्फोसाइड मतलब जो एंटीबॉडी बनाते हैं, और एंटीबॉडी बॉडी फ्लूइड में होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया हमने एंटीबॉडी मीडिएटेड या बॉडी फ्लूइड बेस्ड, और फ्लूइड को बोलते हैं हीमोरल, सो इट इज कॉल्ड हीमोरल इम्यूनिटी, क्लियर है बिल्कुल। अब बात करते हैं हम सेल मीडिएटेड टी लिम्फोसाइट, मतलब जो सेल को टारगेट करते हैं, हमारी ही सेल को टारगेट करते हैं, हमारी वो सेल जिनमें वायरस का इन्फेक्शन है, या हमारी वो सेल, ठीक है, समझना मेरी बात, ठीक है, जो कैंसर से इन्फेक्टेड है, कैंसर है, तो उन सेल को मारने का काम करते हैं, इसलिए इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, या क्योंकि टी लिम्फोसाइट होते हैं थोड़े से, ऑल्सो कॉल्ड टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट दो टाइप के हो सकते हैं, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल, ये एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, फाइनली ये भी कन्वर्ट इसी में होते हैं, और इनका काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी फॉर डिफेंस। जबकि टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, हेल्पर, किलर, सप्रेसर और मेमोरी। ठीक है भाई, हेल्पर पूरे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो बी लिम्फोसाइड हो, टी लिम्फोसाइड हो, नेचुरल किलर सेल हो, मैक्रोफेज हो, कोई भी टाइप का इम्यून सिस्टम है, सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, टी हेल्पर सेल, टोटल कंट्रोल ऑल इम्यून सेल्स। जबकि किलर सेल कैंसर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल को पकड़ पकड़ के खाते हैं, मारते हैं। सप्रेसर इनको सप्रेस करके रखते हैं कि भाई ऐसा ना हो ये हाइपर हो जाए, क्योंकि अगर ये हाइपर हो गए तो ये उन सेल को भी मार देंगे जिनमें अभी वायरस का इन्फेक्शन नहीं है या कैंसर नहीं है। ठीक है, और मेमोरी सेल का मतलब है फ्यूचर में काम करेंगे जब कोई एंटीजन सेम आएगा तो। ठीक है, तो ये मेमोरी सेल फाइनली कन्वर्ट किस में होते हैं, किलर सेल के अंदर, जैसे यहां मेमोरी सेल किस में कन्वर्ट होते हैं, प्लाज्मा सेल में, ऐसे यहां मेमोरी सेल कन्वर्ट किस में होते हैं, किलर सेल के अंदर, क्लियर है बिल्कुल। तो ये दो टाइप की आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी। आगे जाके मैंने बताया था टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्वेश्चन आता है कौन सा इम्यून सिस्टम टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इन्वॉल्व होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप बोलोगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सीएमआई। सीएमआई रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बेस्ड ऑन सीएमआई। इसमें क्या क्या चीजें मैचिंग करते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, मैचिंग ऑफ मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, एमएससी मॉलिक्यूल होते हैं, एक तरीके से एंटीजन होते हैं, ल्यूकोसाइट की सरफेस पर मिलने वाले खास टाइप के एंटीजन, जैसे डब्ल्यूबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन, बी एंटीजन। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसे ही ल्यूकोसाइट की सरफेस पर यहां पर आप कह सकते हो कि हेला मिलते हैं। ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, मतलब ये दो टाइप के होते हैं, एमएससी मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, और मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकंड, एमएससी 1 एमएससी 2, क्लियर है बिल्कुल। इनको भी मैच करना होता है, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं टिश्यू ग्राफ्टिंग में। और कौन सी ड्रग यूज होती है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, साइक्लोस्पोरिन एक बहुत अच्छा नाम है, ध्यान रखना, कॉर्टिसोल जो इम्यूनो सप्रेसिव का काम करते हैं, इनको भी यूज करते हैं।
तो ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूरा आंखें बंद करके एकदम मैपिंग करो ब्रेन के अंदर, जितना रिवीजन करा रहा हूं। कैंसर थोड़ा डिटेल में बेटा, मैं हर साल कैंसर डिटेल में ही पढ़ाता हूं, ठीक है, इतना डिटेल पढ़ा देता हूं, ठीक है, जितना मतलब तुम्हारा जो लेवल है ना उससे ऊपर। यस, समझे? नहीं नहीं, वीटी सर का तो यार मुझे आइडिया नहीं है आज तो, अभी मुझे आइडिया नहीं है बेटा, वो आएंगे या नहीं आएंगे, मुझसे तो डिस्कशन नहीं हुआ कोई। टी हेल्पर, अच्छा टी हेल्पर सेल को कैसे बढ़ाएं, ओके। भाई टी हेल्पर को बढ़ा लो या किलर टी सेल को बढ़ा लो, मैंने कहा था ना, आपकी डाइट में ग्लोए होनी चाहिए, ठीक है, ग्लोए इम्यून सिस्टम बूस्टर है। विटामिन सी होनी चाहिए, इम्यून सिस्टम बूस्टर है। मैग्नीशियम होने चाहिए, इम्यून सिस्टम बूस्टिंग का काम करते हैं। विटामिन डी आपकी भरपूर होनी चाहिए, इट इज ऑल्सो इम्यून सिस्टम बूस्टर। समझे? बाहर का खाना बंद कर दो। यस, बाहर का खाना बंद कर दो। आपकी डाइट में वेजिटेबल और फ्रूट्स और मोटे अनाज की रोटी ऐड कर दो, ठीक है, तो अपने आप ही टी हेल्पर सेल बढ़ जाएंगे। पर ये खा तब पाओगे जब 15-20 मिनट टहलोगे, एक्सरसाइज करोगे, समझ में आया? तब वो डाइजेस्ट होगा और तब जाकर के आपके टी लिम्फोसाइड का नंबर बढ़ेगा, नेचुरल किलर सेल का नंबर बढ़ेगा, जो एक्चुअल में इम्यून सिस्टम, समझ रहे हो ना, को फौलादी ऐसा बनाता है, आपको कैंसर और डिफरेंट टाइप के वायरस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। बंद कर दिया है, बहुत बेहतरीन बेटा, जबरदस्त, ठीक है। ऐसे ही बच्चे चाहिए जो एकदम फॉलो कर लें, मान लें, क्योंकि बताऊंगा उतनी बात जो तुम्हारे काम की होगी, कचरा में बताऊंगा ही नहीं। यस, इस समय आंवले का सीजन चल रहा है, ठीक है, बहुत मतलब जबरदस्त आंवला मिल रहा है, मतलब हर जगह आंवला ही आंवला। तो एक आंवला, ठीक, कच्चा आंवला एक आप खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हफ्ते में 4 खा लो, 4 दिन खा लो एक एक, ठीक है, 2 दिन खा लो, 1 दिन खा लो, पर डे खा लो, मतलब एक आंवला, ठीक है, जूस ले सकते हो, ले लो एक, ज्यादा नहीं खाना है, एक, ओनली सिंगल। अब देखो, मैं एनसीईआरटी और रिवीजन की एक स्ट्रेटजी लेकर के आ रहा हूं, बहुत जबरदस्त, ठीक है। मैंने पूरा पूरा मतलब, तुम अगर इसको फॉलो कर लिए ना, एनसीईआरटी तुम्हारी फिंगर टिप्स पर होगी, गारंटी है, ठीक है। कल कल सुबह, ठीक है, उसका 5 मिनट का मैं जेनरिक डाल रहा हूं, एक बार देख लेना, मैं सच कह रहा हूं, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेटजी है, ठीक है। कोई मतलब ऑनलाइन का कोई बंदा बताता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वालों को नुकसान होता है उस स्ट्रेटजी से, ठीक है, क्योंकि बच्चा भी देखेगा कैसे, अब वो स्ट्रेटजी आ जाएगी, हूँ ऑनलाइन का, पर वो मैं कल बताने वाला हूँ, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन का कोई टीचर नहीं बताएगा उस स्ट्रेटजी को, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। कल सुबह 10 बजे आपको मिल जाएगी वाईटी पर ही, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आएगा, ये बहुत आता है, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। मैंने कहा था अगर एंटीबॉडी आपकी बॉडी को बनाने पड़े, बनाने पड़े का मतलब है बेटा, ठीक है, पीडीएफ दे देना, ठीक है, वो तो मैं दे दूंगा, तो एक बार जाकर के तुम लाइक कर दोगे तो मैं मोटिवेट रहूंगा ना, ठीक है, क्योंकि जिस सिस्टम में काम करते हैं उस सिस्टम के लोग भी देखते हैं ना। यस, ठीक है, मतलब काम तभी कर सकते हो किसी भी सिस्टम में जब थोड़े से, समझ रहे हो ना, झंझट है ये थोड़ा सा, तो एक बार देख लेना, पीडीएफ में डाल दूंगा नो डाउट, पर पीडीएफ से ज्यादा उसमें जो मैं समझा रहा हूँ ना, पीडीएफ में ज्यादा कुछ नहीं है, पीडीएफ में 2 पेज की पीडीएफ है, पर जो मैं कोरिलेट करूंगा ना चीजों को, किस तरीके से आपको एक्चुअल में करना है एनसीईआरटी को फिंगर टिप्स पर, उसको फॉलो कर लोगे तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पर हो जाएगी, चाह तो आपकी इच्छा करे मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, पर पीडीएफ से समझ में नहीं आएगा। एक्टिव पैसिव, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है अगर आपका इम्यून सिस्टम एनकाउंटर करे, ठीक है, एनकाउंटर हो पैथोजन या वैक्सीन या किसी फॉरेन पार्टिकल से, यानी आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो, तो इसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। हाँ, पैसिव का मतलब है एंटीबॉडी आपने लैब में बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं पहले से, या कहीं से लेकर के आए हो, ठीक है, किसी दूसरे एनिमल से निकाले हैं, उठा के आपने किसी को ऐसे ही मुफ्त में प्रोवाइड करा दिया उसकी बॉडी को एंटीबॉडी को बनाना नहीं पड़ा, तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है बचाव के लिए होते हैं। हम वैक्सीन क्यों लगवाते हैं? वैक्सीन का मतलब है, मैंने अपने, सीधी सी बात है, इंजेक्शन ठुकवाया जिसमें एंटीजन थे, एंटीजन ने बॉडी में जाकर के एंटीबॉडी मेमोरी सेल को बनाए, यानी प्रोफाइलेक्सिस, बचाव के लिए, ठीक है। तो बिफोर इन्फेक्शन हमेशा आपको एक्टिव इम्यूनिटी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। मेमोरी इसमें प्रेजेंट होती है तभी तो फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेगी। हाँ,
वर्क जो होता है लॉन्ग ड्यूरेशन तक होता है, लंबे समय तक काम करती है। एक बार वैक्सीन लगवा लो, लंबे समय तक काम करेगी। जबकि अगर पैसिव इम्यूनिटी की बात करता हूं, ये ट्रीटमेंट के लिए होती है। इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पैथोजन बॉडी में एंटर कर गया, अब उसको न्यूट्रल करना है तो एंटीबॉडी आपको इंजेक्ट करने पड़ेंगे बने हुए, क्योंकि बनाने का टाइम नहीं है, तब तक तो खेल हो जाएगा। आफ्टर इन्फेक्शन मेमोरी नहीं होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन में वर्क करते हैं, बस काम करके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, हाँ दोनों ही नेचुरल आर्टिफिशियल हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल का एग्जांपल क्या है, किसी को नेचुरली कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोरोना का इन्फेक्शन हो गया, कोई भी और इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन होने का मतलब है बॉडी का इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्टिव एजेंट के संग एनकाउंटर करेगा, और जब एनकाउंटर करेगा तब इसको बोलते हैं ऑल इन्फेक्शंस। ऑल इन्फेक्शन इसके अंदर आते हैं। आर्टिफिशियल के अंदर ऑल वैक्सीनेशन इंक्लूड है, समझे, ऑल वैक्सीनेशन इंक्लूड है इसके अंदर। भाई वैक्सीन तो आप लैब में ही बनाते हो भाई, तो वैक्सीन लैब में बना रहे हो, समझ रहे हो, तो सिंपल सी बात है, ऑल वैक्सीनेशन इंक्लूडेड इन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्लियर है। अब बात करते हैं हम किसकी, शॉर्ट ड्यूरेशन की। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब है नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब है पैसिव। पैसिव भी नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल भी होती है। भाई नेचुरल का मतलब क्या है, नेचुरल का मतलब है कि नेचुरली बने हुए एंटीबॉडी कहीं से मिल जाए। तो जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तो मदर को अगर कोई भी वैक्सीन लगेगी तो अंदर उसके एंटीबॉडी बनेंगे, और वो एंटीबॉडी धीरे धीरे प्लेसेंटा के थ्रू उस बेबी को मिल जाएंगे मुफ्त में, बिना मेहनत के। तो उस बच्चे के लिए तो ये क्या हो गया, पैसिव इम्यूनिटी हो गई। ठीक है, और प्लेसेंटा को जो क्रॉस करते हैं वो आईजीजी होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं वो आईजीजी होते हैं, जी स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होते हैं। डॉक्टर कहता है कि छोटे बच्चे को, मतलब आफ्टर बर्थ, जन्म होने के बाद जो इन्फेंट होता है उसको मदर का मिल्क नेसेसरी है फॉर पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि मदर के मिल्क में आईजीए एंटीबॉडी होते हैं, और ए एंटीबॉडी बॉडी के सारे सीक्रेशन में होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों को मुफ्त में मिल रही है बिना बनाए। हाँ, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, चोट लग जाती है तो तुरंत आप क्या करते हो, एटीएस का इंजेक्शन लगवाते हो, एंटी टिटनस सीरम। क्या होते हैं इसमें, भाई सीरम के अंदर एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी क्या काम करते हैं, एंटीबॉडी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कोई बैक्टीरिया अगर गया होगा वो एंटीबॉडी उसको न्यूट्रल कर देंगे। ट्रीटमेंट के लिए लिया, एंटी वेनम, किसी स्नेक ने बाइट कर लिया, स्नेक पॉइजन को हम वेनम कहते हैं। ठीक है, बॉडी में जैसी वेनम एंटर करेगा तुरंत आपको एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा एंटी वेनम, ठीक है, जिसमें एंटीबॉडी होंगे उस वेनम के अगेंस्ट, उस पॉइजन के अगेंस्ट, ठीक है, जिसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से आर्टिफिशियली का मतलब है लैब में बनाए गए प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी है, जो इन्फेक्शन होने के बाद दिए जाते हैं। तो इसमें किसी को कोई डाउट है, ट्रिकली लिखा है मैंने। ठीक है, हिस्टोसाइट बेटा कॉमन होता है। ठीक है, रेटिक्यूलोसाइट स्पेशली लिम्फेटिक सिस्टम में मिलते हैं, सही बताया है बेटा मैंने। ठीक है, हिस्टोसाइट एक कॉमन एग्जांपल है जो आपके टिश्यू में मिलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वो हिस्टोसाइट्स हैं। और स्पेशली लिम्फेटिक सिस्टम में जो मिल रहा है वो रेटिक्यूलोसाइट है। रेटिकुलम जाल बना लेते हैं लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है, समझे, तो मैंने स्पेसिफिक और कर दिया है उसको रेटिकुलोसाइट करके, ठीक है, वो है ना। क्या कहना चाह रहा है बेटा, बिफोर इन्फेक्शन। हाँ भाई, आर्टिफिशियल के अंदर भी एंटीबॉडी इन्फेक्शन भाई। अच्छा, बिफोर इन्फेक्शन, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब बताया, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है बचाव। ठीक है, बचाव का मतलब है, यहां हम बात कर रहे हैं बचाव की, किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, अगर यहां बात करेंगे, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट, ठीक है, बिफोर इन्फेक्शन जो मैं लगाया वैक्सीनेशन के लिए लगाया, मैं लगा दे रहा हूं बिफोर इन्फेक्शन वैक्सीनेशन। मतलब प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है भाई फ्यूचर में वो इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम एंटीबॉडी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसलिए जब वैक्सीन, ये सारी बात हमने वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है, ये इन्फेक्शन होने के बाद यूज की जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था पहले कि कौन सी इम्यूनिटी प्रोफाइलेक्सिस के लिए होती है और कौन सी इम्यूनिटी
ट्रीटमेंट के लिए होती है। तो प्रोफाइलेक्सिस बचाव में आप एक्टिव यूज करोगे क्योंकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लोगे वैक्सीनेशन के थ्रू, समझे होगे, क्योंकि ट्रिकली क्वेश्चन आते थे एम्स के अंदर, तो एम्स बेस पर मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और ये आप ट्रीटमेंट में, भाई इन्फेक्शन हो गया तो ट्रीटमेंट में तो यूज करोगे ये एटीएस, और ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो नेचुरली मिल रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट में यूज करोगे, ठीक है। तो मतलब मैं टर्म सारे लिख दिए हैं, यानी किसी भी तरीके का एम्स लेवल क्वेश्चन घुमा के देगा तो आप इन सब टर्मिनोलॉजी के हिसाब से चीजें कर पाओगे। हर चीज हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है, पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है तो तुम गड़बड़ ना कर जाओ, तो वो चीजें मैंने लिख दी हैं इसके अंदर। थोड़ा दिमाग भी अपना लगा लिया करोगे, लगा रहे हो अच्छी बात है, तो ठीक है, बात बाकी का ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में मैंने बताया था इट इज आप कर क्या रहे हो, एक फॉरेन पार्टिकल एंटीजन को या तो किल्ड करके या इनएक्टिव फॉर्म में, समझ रहे हो, इनएक्टिव का मतलब है एट्यूनेटेड फॉर्म में, या उसके वो सब यूनिट को यानी सरफेस एंटीजन को, या उन सरफेस एंटीजन को बनाने वाले डीएनए को जब किसी की बॉडी में इंसर्ट करते हो तो उसकी बॉडी उससे एनकाउंटर करती है और फिर जाकर के एंटीबॉडी और मेमोरी सेल बनते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप की हमने वैक्सीन बताई थी बेटा, किल्ड या वीक, इसमें कंप्लीट बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, तब जाकर के मेमोरी सेल बन जाते हैं। हाँ, बाद में समझ में आया कि पूरे को जरूरत नहीं है, उसके सरफेस एंटीजन को ही, सब यूनिट को ही आप एंटर करा दो, तब भी यही मैकेनिज्म होगी। साइंटिस्टों को समझ में आया सरफेस एंटीजन को भी क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इनको बनाने वाले डीएनए को निकाल लो, डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दो, ये डीएनए जाएगा हमारे डीएनए के साथ मिलेगा और कंटिन्यू उन सरफेस एंटीजन को अंदर ही बनाता रहेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपके वैक्सीन 3 टाइप के हो सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन को होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन बोलते हैं, इनको सब यूनिट, इनको डीएनए वैक्सीन। होल ऑर्गेनिज्म किल्ड और लाइव एट्यूनेटेड हो सकता है, एग्जांपल कुछ लिख दिए है मैंने, ठीक है। सब यूनिट या तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से सब यूनिट बना लो, जैसे हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ठीक है। टॉक्सॉइड, भाई कुछ बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करते हैं तो उनकी टॉक्सिन्स को निकाल करके हमने इनएक्टिव किया, उनको बोलते हैं टॉक्साइड, यानी इनएक्टिव टॉक्सिन को टॉक्साइड बोलते हैं, तो इसको आप वैक्सीन की तरह यूज कर सकते हो। डीपीटी बड़ा अच्छा एग्जांपल है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, तीनों का एक कंबाइंड वैक्सीन लगता है, ठीक है। हाँ, डीपीटी का कंबाइंड वैक्सीन लगता है, इसको आप यूज कर सकते हो। समझे, यहां तक कोई डाउट? मैं अपना टारगेट पूरा कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सेशन समझ में नहीं आ रहा मेरा टारगेट पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, थोड़ी सेहत में अंतर आया है बेटा, लिवर मेरा इंप्रूव हो रहा है काफी सही से। अब मुंह से नहीं बोलूंगा कि नजर न लग जाए, पर अभी लिवर में इंप्रूवमेंट है, ठीक है। तो मेरी भूख ठीक हो रही है, जो पेट मेरा फूला फूला रहता था ना वो ठीक हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, कुछ कारण है समझ नहीं पा रहा हूँ वो ऐसा हुआ कैसे, ठीक है। डॉक्टर भी शॉक्ड है, ठीक है। तो अब लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है, और सुबह 5 बजे मैंने उठना स्टार्ट कर दिया है, बता दूं आपको, यस, सुबह मॉर्निंग में एग्जैक्ट 5 बजे, कभी कभी 5:15 बज जाते हैं, अलार्म बजता है तो मैं ठीक उठते 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 15 मिनट खा जाता हूँ। पर हाँ, कोशिश करता हूँ मैं 6 बजे से पहले पहले, 5:30 6 बजे से पहले पहले निकल जाऊं बाहर, ठीक है, यस, टहलने रनिंग करने, थोड़ा सा 1 घंटे प्रॉपर एक्सरसाइज करके, ठीक है, फिर आके नहा धो के अपना प्रोसेस आगे करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा मैंने अपना टारगेट स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है। तुम्हें अपना टारगेट का ध्यान रखना है, ओके। हाँ, रिवीजन फिर से एक बार चालू हो रहा है, उस रिवीजन में तुम्हें सिर्फ, तुम तो रिवीजन कर चुके हो, तुम्हें तो ये देखना है कि कोई चीज छूट गई हो तो कि एक बार कवर कर लो, ठीक है। मंडे को जो तुम्हें एक लेक्चर मिलेगा उसको एक बार देख लो, बहुत बड़ा नहीं होगा, 20 मिनट का पूरा मैं उस टारगेट को समराइज कर दूंगा, ठीक है। और लास्ट में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, 45 क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल नीट रेप्लिका के बेस पर होंगे, वो आकर के देख लो तुम कितने सही कर पा रहे हो कितने गलत कर पा रहे हो, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन रखूंगा, तो मैं कुछ सेकंड का टाइम दूंगा, तुम अपने फिलिंग कर लेना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, इस तरीके से चलेगा। तो ठीक है, लगभग 45 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट के अंदर मैं करा दूंगा, तो उस सेशन में जरूर पार्टिसिपेट करना, ठीक है। नजर कैसे लगता है, सही बात है, कि हाँ यार होती तो है, ठीक है, पहले मैं भी नहीं समझता था, बट हाँ ठीक है, इट इज अ एनर्जी, मतलब मैं एनर्जी की बेस से समझता हूँ। हाँ, कभी कभी नहीं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो एनर्जी, एनर्जी तो कंसेप्ट है ना यार, ठीक है, एनर्जी का तो जबरदस्त कंसेप्ट है। एनर्जी तो होती है, अच्छी एनर्जी बुरी एनर्जी, और एनर्जी इफेक्ट भी डालती है एनर्जी के ऊपर। अगर कभी मेरा ऑरा का रिड्यूस हुआ, जैसे मैं बहुत परेशानी में हुआ, मेरा ऑरा उस समय कम है,
तो नेगेटिव ऑरा अगर मेरे आसपास आ जाएगा ना तो मेरे ऊपर इफेक्ट डाल देगा वो, ठीक है। और मेरा ऑरा अगर बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत मतलब एक्टिव ऑरा है उस समय ये नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ठीक है। तभी तो कहते हैं जो लोग नेगेटिव रहते हैं उनके ऊपर ये जादू टोने टोटके हो जाते हैं, ठीक है। जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझ रहे हो, उनसे कनेक्टेड होते हैं उस एनर्जी से, ठीक है, तो उनके ऊपर इनका फर्क उन पर होता ही नहीं है, ठीक है। तो सारा खेल एनर्जी का है। जो एनर्जी कम होगी तो दूसरी एनर्जी उस पर डोमिनेंट हो जाएगी, अगर अच्छी एनर्जी ज्यादा होगी तो नेगेटिव एनर्जी उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है, इसी को नजर कहते हैं। तो देखा होगा ना मम्मा तो करती हैं वो क्या करके, ये करके वो करके, उस नेगेटिव एनर्जी को हटाने के तरीके हैं। तो पहले मैं भी नहीं मानता था, बट बहुत सारी चीजें साइंटिफिकली समझ में आ रही हैं कि यार इसके पीछे क्या है, मतलब एक्चुअल में साइंस क्या है, ठीक है। और एनर्जी देखने की लेंस भी आते हैं, ठीक है। यस, उन लेंस के बेस पर आप अपने बॉडी के अराउंड डिफरेंट कलर की ऑरा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बड़ा अच्छा, मतलब पूरी साइंस है इसके ऊपर, तो कोई चीज हवा में नहीं है। अब आ जाओ। जब भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन पूछेगा तो ध्यान रखना, अभी थर्ड जनरेशन भी हेपेटाइटिस बी की आ गई है, पर हमेशा क्वेश्चन आएगा किसका, सेकंड जनरेशन, क्योंकि एनसीईआरटी में अभी सेकंड जनरेशन की ही बात की है। समझे? समझे या नहीं समझे? शुगर केन जूस बेटा अभी यहाँ आसपास मिलता तो नहीं है कहीं, ये तो खाली पेट में है, तू सही कह रहा है, मैंने भी किसी ने भी कहा है मुझसे। पर शुगर केन के अंदर बड़ा मतलब ये है कि उस आजकल फंगल इन्फेक्शन लगे रहते हैं, तो बाहर वाले लोग तो ऐसे ही निकाल देते हैं। तो सही शॉप हो, सही जगह हो, तब जाके। पर ठीक है, मैं अपना योगा और ठीक है थोड़ा हर्बल मतलब जो सब्जियां हैं खा रहा हूँ, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट है, आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, एलर्जी भी मैंने कल करा दिया था। एलर्जी में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। दो तीन तीन क्वेश्चंस मैंने देखे हैं आज तक, अगर बनते हैं तो ठीक है। बहुत रिसर्च कराने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने उसको बहुत ज्यादा रिसर्च करा दी थी एलर्जी के ऊपर, क्यों कॉज होती है, कैसे होती है, पूरी कहानी समझा दी थी, ठीक है। तो उसमें बच्चे का टाइम बहुत ज्यादा लगता था, तो मैंने समझ में आया कि अभी इतना सफिशियंट है, ठीक है, उसको एमबीबीएस में पढ़ाएंगे ये चीज, ठीक है। हाँ, एमबीबीएस में भी तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। एमबीबीएस वाले सिलेबस को तुम करा सकते हो, पीजी तुम्हें अब खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए और हायर लेवल वर्जन चाहिए होता है। मेरा बस जो पकड़ है वो एमबीबीएस तक है, क्योंकि किताबें सारी वही हैं, ठीक है। पर तुम पढ़ लोगे। द मैंने बताया था ना, अगर आपका इम्यून रिस्पॉन्स हाइपर एग्रेसिव हो जाए तब उसको एलर्जी बोलते हैं। और एलर्जी कॉजिंग एजेंट को हम एलर्जिन्स बोलते हैं। कौन सी एंटीबॉडी एलर्जी कॉज करते हैं, आईजीई एंटीबॉडी एलर्जी कॉज करते हैं। और कौन से केमिकल, ठीक है, जिनकी वजह से इन्फ्लामेशन, सूजन आती है, एलर्जी के सिम्टम आते हैं। आप बोलोगे ठीक है, हिस्टामिन, मेनली हिस्टामिन होता है, सेरोटोनिन तो बहुत कम होता है, मेनली हिस्टामिन, ठीक है। जब एस्थमाटिक अटैक पड़ता है, खांसी आती है, तब सेरोटोनिन का रोल होता है। नॉर्मल केस में तो हिस्टामिन रोल प्ले करता है। बचाव के लिए क्या करना है भाई, एंटी हिस्टामिन चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि हिस्टामिन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हिस्टामिन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एंटी हिस्टामिन चाहिए, एड्रेनलिन चाहिए, ठीक है, स्टेरॉइड्स चाहिए। तो ये तुरंत आपको रिलीफ दिलाते हैं, समझे? यहां तक मैंने करा दिया था लास्ट क्लास के अंदर। अच्छा, ऑटो इम्यूनिटी भी करा दिया था। ऑटो इम्यूनिटी तो कुछ ही नहीं है, ठीक है, हायर वर्टिब्रेट में देखने को मिलती है। अपने हुए पराये, जब भी ऑटो इम्यूनिटी की बात है, अपने हुए पराये, जब अपने अपनों की तरह बिहेव ना करके परायों की तरह बिहेव करते हैं तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। यानी अपने अपनों को मारना चालू कर देते हैं, यानी अपने ही एंटीबॉडी अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट काम करते हैं, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अभी पढ़ाई भी थी मैंने, माइस्थीनिया ग्रेविस बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑटो इम्यूनिटी का। और एक और एग्जांपल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो एक कॉमन अर्थराइटिस है, बहुत लोगों को देखने को मिल जाती है, घुटनों में खूब सूजन रहती है, ठीक है। आप समझ रहे हो, प्रेशर सूजन की वजह से कभी कभी क्या होता है ना, उन घुटनों के जो जॉइंट्स के बीच में कुछ एक प्रोटीन के कुछ एक नए टाइप के पेनस पार्टिकल कहते हैं इनको, बन जाते हैं। और आपके बॉडी के सेल उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उनको लगता है ये बाहर का कोई आ गया, ये है ही नहीं बॉडी का। समझ रहे हो, अपना कोई मुखौटा लगा के आ जाए तो पहचान नहीं पाओगे, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना चालू कर देते, तो इन्फ्लामेशन और बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। भाई 200 बीघा में तूने शुगर केन किया है तभी तू बोल रहा है, ठीक है, 200 बीघा में शुगर केन है हमारा, बहुत बढ़िया। कहाँ पर, तू किस जगह की बात कर रहा है?
सीरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। यस बेटा, सीरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। जब एस्थेमेटिक अटैक पड़ता है ना, एलर्जी की वजह से लोगों को अस्थमा होता है, अटैक पड़ता है, खांसते रह जाते हैं, तो उस समय वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर आपके पूरे के पूरे सिस्टम को, हाँ, पूरे के पूरे आपके कंडक्टिव सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। समझ में आया? हाँ, तो उस समय ये भी रोल प्ले करता है। समझे? मुरादाबाद में। अच्छा, बच्चा लिख रहा है आंवला है मेरे यहाँ। अब यहाँ आ जाओ, आंवला शुगर केन। ये रोमेटोड अर्थराइटिस समझ में आई नहीं आई? आई या नहीं आई? अरे हाँ या ना, ये बताओ फटाफट, यहाँ तक कोई डाउट है? आज का नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ फिर मैं। मैं आ गया ना, हमारे यहाँ राइस है, हमारे यहाँ गेहूं है, और हमारे यहाँ वो क्या है, वो पटेटो, आलू आलू है कहीं। अरे तुम यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ डाउट बताओ, डाउट है या नहीं है? नहीं नहीं, फर्स्ट जनरेशन काम करती है बेटा, फर्स्ट जनरेशन भी करती है, सेकंड जनरेशन भी करती है, थर्ड जनरेशन भी करती है। फर्स्ट जनरेशन जो नॉर्मल पैथोजन होते हैं उनके लिए फर्स्ट जनरेशन रखते हैं, पर कुछ कुछ डेंजरस होते हैं उनके लिए डरते हैं, तब कुछ के केस में हम सेकंड जनरेशन रखते हैं। ठीक है, हाँ। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की हैंडलिंग बड़ी टिपिकल है, यस, इसलिए सेकंड जनरेशन वैक्सीन की हैंडलिंग सिंपल है, और थर्ड जनरेशन तो और सिंपल है। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। एक छोटा सा पार्ट रह गया था इस चैप्टर का, ठीक है, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, आप जानते हो ना, इन ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल, सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी एटसेट्रा, इन सबसे मिलकर बना है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, प्राइमरी इम्यून सिस्टम एंड सेकेंडरी इम्यून सिस्टम। क्लियर है बिल्कुल? तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। डाउट क्या होता है? बहुत बढ़िया, ऐसा ही तो रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। सर डाउट हम जानते ही नहीं है। तो टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये छोटा सा क्वेश्चन मिल जाता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी कौन होते हैं? जहां पर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एंटीबॉडी हो, जहां पर एंटीबॉडी का निर्माण, मैच्योरेशन, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं, इम्यून सेल, लिम्फोसाइट, फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट। तो वो सब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। क्या क्या हो रहा है इनमें? फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट। डिफरेंशिएशन का मतलब है जैसे बी लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है, ठीक है, उसमें डिवाइड हो, बी एंड टी। टी लिम्फोसाइट चार टाइप की होती है, टी हेल्पर, किलर, सप्रेसर, मेमोरी, उसमें डिफरेंशिएट हो, ठीक है। जहां पर ये सब चीजें हो रही हैं वो सब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। एग्जांपल बताओ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के, एग्जांपल क्या होंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के? दो एग्जांपल हैं, एक तो रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो पता है कहां होता है? प्रेजेंट इन लॉन्ग बोन्स।
हेड ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है, रेड बोन मैरो, समझे? हाँ, और रेड बोन मैरो के अलावा और क्या हो सकता है? एक और याद रखो, थाइमस। थाइमस आप जानते हो, तो थाइमस में ध्यान रखना है, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट होता है, मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। थाइमस का एक, थाइमस को क्यों रखा हमने? क्योंकि यहां पर मैचुरेशन, फॉर्मेशन तो सबका यहीं पर ही हो रहा है, मैचुरेशन सबका, यहां पर सिर्फ मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन ओनली थाइमस में होता है, इसलिए थाइमस को हम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। भाई तुम्हारा ट्रेनिंग स्कूल क्या है इस समय? एमडी सर की क्लास चल रही है यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो इस क्लास में क्या हो रहा है? तुम मैच्योर हो रहे हो, तुम डिफरेंशिएट हो रहे हो, तुम औरों से अलग बन रहे हो, ठीक है, तुम वो बन रहे हो जो फ्यूचर के डॉक्टर होंगे भाई, समझे? हाँ, तो तुम मैच्योरेट मैच्योर हो रहे हो और डिफरेंशिएट हो रहे हो और लोगों से, मतलब ये तुम्हारा ट्रेनिंग स्कूल है। तो थाइमस इज द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट बनते तो रेड बोन मैरो में ही है, पर मैच्योर यहाँ होते हैं। हाँ, बी लिम्फोसाइट वहीं बनते हैं, मतलब रेड बोन मैरो में वहीं मैच्योर होते हैं। क्लियर है? माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब है छोटा सा एनवायरनमेंट, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, जहां पर इसका मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन होता है। लिख दिया मैंने इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। अच्छा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन होंगे? जहां पर फाइटिंग होती है, समझ रहे हो? यहां पर तो लिम्फोसाइट बन गए, अब इनका ये घर है जहां बनते हैं, मैच्योर होते हैं, स्कूल, घर, जो सब कुछ यही है। अब जहां वो फाइट करने जाते हैं, लड़ने जाते हैं, दुश्मन को चुन चुन करके मारते हैं, वो अखाड़ा कौन सा है इनका? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये अखाड़ा है इनका जहां वो फाइट करते हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो सेकेंडरी, इसको छोड़ के जितने भी हैं ऑल आर सेकेंडरी, ठीक है, जहां पर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन ऑफ lymphocytes एंड पैथोजन, जहां पर इनके इंटरेक्शंस होते हैं, हाँ, वो सब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, समझे? अच्छा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल बताओ, क्या है एग्जांपल सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का? अरे तुझे समझाया तो था, तू खो गया था भाई। जनरेशन का मतलब है इनिशियल जो आए, सेकंड में और एडवांस आए, थर्ड में और एडवांस आए, समय के हिसाब से। कहते हैं, तुम नई जनरेशन के बच्चे हो, ऐसे कहते हैं ना? हाँ, तो भाई सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या आ जाएंगे? इसमें स्प्लीन आ जाएगा, समझ रहे? और क्या आ जाएगा इसमें? लिम्फ नोड आ जाएंगे। और क्या आ जाएंगे इसके अंदर? ठीक है, इसमें इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं, ठीक है, पेयर्स एंड पैचेस। हाँ, माल्ट, माल्ट भी आएंगे अभी, अपेंडिक्स भी आएगी, ठीक है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी लिख रहा हूं मैं। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अभी क्या हो गया है ना, एक सीबीएसई वालों ने एक पीडीएफ रिलीज की है, आपको पता होगा, ठीक है। अभी कोई नीट ने भी ऑथेंटिफिकेशन नहीं दिया है उसका, हाँ, मतलब रिटर्न में ऑथेंटिफिकेशन नहीं है कि नीट, क्योंकि नीट का वो जब तक वो रिलीज नहीं करता है एनटीए, ठीक है, तब तक मुझे नहीं लगता उसका ऑथेंटिफिकेशन है। तो तुम टेंशन मत करना, जैसे ही ऑथेंटिफिकेशन आएगा, ठीक है, हाँ, एनटीए की साइट पर,
प्रॉपर जब उसका मतलब ये आएगा कि ये चीज इंक्लूडेड है नीट के एग्जाम में, तो मैं प्रॉपर तरीके से उसको अच्छी तरीके से मैं करा दूंगा, टेंशन मत करना उसके लिए, ठीक है। नोट्स नहीं जानते, स्प्रिंट तो जानते हो, हाँ। अभी एज लिमिट का कुछ बोला नहीं है, ऐसा कोई अभी होता मतलब कहीं कोई अभी चीज आई नहीं है, ठीक है। अब दिसंबर आ रहा है, मतलब आ गया है, तो अब चीजें धीरे धीरे अपडेट होना चालू होंगी, तो जैसे जैसी चीजें अपडेट होंगी मैं तुम्हें करता जाऊंगा, ठीक है। जब भी कंसंट्रेशन सेट ना हो ना, तो थोड़ा सा टहल लिया करो, थोड़ा घूम लिया करो, माइंड को थोड़ा फ्रेश कर लिया करो। हाँ, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। चलो, मतलब जहां जहां लिम्फ कनेक्टेड है वहां सब चीजें हैं भाई। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जानते हो, लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम में गांठें होती हैं जिसमें रेटिकुलोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेज लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, ये भी लिम्फ ऑर्गन ही है जहाँ इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा भी क्या बताया था मैंने आपको, माल्ट, हाँ, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू माल्ट बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा यही होते हैं मैक्सिमम इन नंबर। इसके अलावा बहुत सारे एक्सेट्रा लिख रहा हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, टॉन्सिल्स भी इसी में आ गए, ठीक है, पेयर्स पैचेस इसी के अंदर आ गए। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में जो जो चीजें होती हैं सब इसमें इंक्लूड होती हैं, जिसमें माल्ट पर क्वेश्चन आया हुआ है। माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, सर क्या होते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, समझो। कोई डायरेक्शन पढ़ा है नहीं तो तुम्हें पता होता पहले। ये आपकी गट है, ये आपका स्टमक है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये ऐसे। एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इसमें एक लेयर होती है म्यूकोसा की, म्यूकोसा म्यूकोसा लेयर होती है। ये म्यूकोसा लेयर है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरस म्यूकोसा, सबसे बाहर होती है सीरोसा, ठीक है। तो म्यूकोसा एसोसिएटेड, यानी ऐसे लिम्फाइड टिश्यू जो म्यूकोसा से एसोसिएटेड है, म्यूकोसा में मिलते हैं। तो ये हो गए क्या, सारे पूरे पूरे म्यूकोसा में मिलेंगे, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। पूरी बॉडी के लिम्फा टिश्यू के अकेले 50% ही होते हैं, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ टोटल लिम्फाइड टिश्यू, टोटल लिम्फा टिश्यू का अप्रोक्सीमेटली 50% माल्ट होता है, जानते हो, यस। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू टोटल का 50% रख रही है, ये तो नीट में आएगा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, कभी कभी पूछ सकते हैं तो ध्यान रखना। लिम्फ नोड ये दिखा रखा है इन्होंने, थाइमस भी दिखा रखी है, थाइमस आगे वेंटर साइड में आगे होगी, ठीक है। और ये लिम्फ वेसल्स दिखा रखे हैं, बस पोजीशन पता होनी चाहिए, थाइमस क्या है, लिम्फ नोड क्या है, और लिम्फ वेसल्स क्या है। जो ऊपर गांठें दिख रही है ना, ये लिम्फ नोड है, जहाँ गांठें गांठें दिखा रखी हैं, ये लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड है। पर्पल कलर के क्या बने हैं, ये लिम्फ नोड बने हैं, ठीक है। ये जो दिखा रखा है ये लिम्फ वेसल्स हैं, नोड नहीं है, वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। अब बताओ यहां तक समझ में आया। मतलब 50% का मतलब है पूरी बॉडी में जितने भी लिम्फोइड सिस्टम होंगे ना, आपके यहां पर 50%, मतलब कोई भी पैथोजन एंटर करेगा कहां से करेगा, यहीं से तो एंटर करेगा, यहां से, इस ट्रैक से, इस ट्रैक से। तो ये बॉर्डर है आपका, जैसे जितना भी आपके सोल्जर्स हैं, मैक्सिमम सोल्जर्स कहाँ लगे हुए हैं, बॉर्डर पे लगे हुए हैं। टोटल सोल्जर्स के 50% सोल्जर्स हमारे बॉर्डर पे लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये वो एरिया है जहां से पैथोजन एंटर करता है, ठीक है। तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, क्योंकि यही फाइट होगी, यहां तक कोई डाउट है। अब हमारा इम्यून सिस्टम सही मायने में एंड होता है, यस, यहां आकर के इम्यून सिस्टम का प्रॉपर तरीके से एंड होता है।
नोड बेटा ऐसे मानो लिम्फ वेसल्स है, अभी मैं चलो खैर इतना पढ़ाया नहीं है मैंने। ये लिम्फ वेसल्स है, ये वेसल्स लिम्फ वेसल्स ऐसी ब्लड वेसल्स की तरह होते हैं, जगह जगह से ऐसे ऐसे गांठें बना लेते हैं, ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे हैं, फिर बना ली इन्होंने ऐसा, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको नोड बोलते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, अंदर होते हैं रेटिक्यूलोसाइट, जाल बनाते हुए रेटिक्यूलोसाइट लिम्फ मैक्रोफेज, रेटिक्यूलोसाइट, इनके अंदर कौन फ्लो करता है, लिम्फ फ्लो करता है, लिम्फ फ्लो करता है। मतलब ये वो जगह है जहां पर फाइट होती है पैथोजन की, पैथोजन अगर एंटर कर जाएगा तो इनमें क्या हो जाएगा, फाइट होगी, इनके अंदर डब्ल्यूबीसी भी है, मैक्रोफेज भी है, और पैथोजन भी एंट्री कर जाते हैं, तो इट इज अ साइट ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, तो इसी को लिम्फ नोड बोलते हैं। बस अब यहां से कहानी चालू होगी नई, यहां तक कोई डाउट है किसी को, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, यस। तो अब चालू कर रहा हूं मैं डिसीजेस, यस ह्यूमन डिसीजेस, एनसीईआरटी का पहला पेज, नो दिक्कत, एनसीईआरटी का पहला पेज, वी फॉर वर्मी फॉर्म अपेंडेक्स, छोटी सी वॉर्म जो लाइक होती है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडेक्स, वी मतलब वर्मी, वर्मी लाइक वॉर्म लाइक। चलो अब बात आती है भाई ह्यूमन डिसीजेस, ये थोड़ा याद करने का है, तुम एमबीबीएस में भी थोड़ा सर पकड़ के बैठोगे, पर यहां वाला तो मैं याद करा दूंगा, एमबीबीएस में थोड़ा ज्यादा है, यस। वायरोलॉजी की अलग बुक है, बैक्टीरियोलॉजी की अलग बुक है, समझ रहे हो, हाँ, फंजीसाइड की बुक अलग है, और प्रोटोजुआ की बुक अलग है। सोचो यहाँ तो एक चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है, वहां बुक है, तो बच्चे में जब डिस्कस करता हूँ कहाँ फंसते हैं, दो चीजों में फंसते हैं, सर माइक्रोबायोलॉजी समझ में नहीं आ रही सर, सर बायोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही सर, तो दो चीजों में दिक्कत आती है, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक पाथवे, जो बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था ना, उसी का ही बड़ा वर्जन है, और इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का बड़ा वर्जन माइक्रोबायोलॉजी में मिलेगा, मतलब सुपर लेवल का। हाँ, तो माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी बच्चों का सबसे बड़ा सरदर्द है ड्यूरिंग एमबीबीएस, उन बच्चों का जिन्होंने यहाँ अच्छे से नहीं पढ़ा, यहाँ पढ़ने के बाद तो कॉन्फिडेंस आपका बच्चों का बन ही जाता है, कंसेप्ट तो अच्छे हैं ही ना। मेरा मन भी है कि एक चैनल बना करके मैं मतलब जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं तो उनको बायोटेक्नोलॉजी सॉरी ये माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने का, ठीक है, ऐसा मन है, चीजें हुई तो करूंगा नो डाउट आगे जा करके। हाँ, एक एट्थ और नाइन्थ क्लास के बच्चों को पढ़ाने का बहुत मन है, एट नाइन टेंथ, और एक मतलब अपर जो एमबीबीएस कर रहे हैं उनको पढ़ाने का मन है बहुत अच्छे से, मतलब मतलब एक जीरो लेवल पर बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाए कि मतलब ट्वेल्थ में आके तो परखच्चे उड़ा दे सबके, ठीक है, और एक एमबीबीएस के अंदर कहीं कोई वीक पॉइंट रह जाते हैं क्योंकि वहां कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता, तो थोड़ा सा ये चीजें बच्चों को हेल्प करती हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट है, आप जानते हो, ठीक है। हेल्थ क्या होती है ये बता भी चुका हूं आपको भाई, हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज। अब हेल्थ की बहुत सारी डेफिनेशन है, डब्ल्यूएचओ ने अपनी अलग डेफिनेशन दी है, जैसे अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ आप फिजिकली मेंटली सोशली तीनों तरीके से हेल्दी हैं तो ही आप हेल्दी हैं, ये बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, हिप्पोक्रेट या इंडियन आयुर्वेदा, भाई इस पर हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, पता है, जब तुम फर्स्ट प्रॉफ में होगे तो काफी चीजें समझोगे इन चीजों को, ठीक है। हाँ, क्योंकि कुछ बुक्स हैं आप अगर पढ़ते हो तो अगर लाइब्रेरी में होंगी तो ठीक है आप देखना, तो वहां अपना एंशियंट पद्धति बताई गई है कि कैसे हम सर्जरी किया करते थे, उस समय के ट्रीटमेंट क्या थे, जब एलोपैथी नहीं थी तो उस समय लोग किस तरीके से काम किया करते थे, ठीक है, किस तरीके से कल्चर थे, तो इंडियन आयुर्वेदा और हिप्पोक्रेट के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, इन्होंने एक हेल्थ की डेफिनेशन दी है। तुम कभी किसी वैद्य को दिखाने गए हो, ठीक है, तो देखा होगा वो क्या करता है, आपकी नाड़ी, नाड़ी का मतलब है आपकी नर्व्स, मतलब आपकी है ये पल्स, ठीक है, पल्स चेक करता है आपकी, ठीक है, और आपकी टंग देखता है, आपकी आंखें देखता है, ठीक है, और वो तीन चीजें देखता है कि बात, कफ, पित्त, ये बैलेंस है या नहीं, किसी एक का बैलेंस अगर गड़बड़ होगा तो वो उससे वो समझ लेगा कि आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। बात मतलब वायु विकार, वायु का मतलब होता है कि आपकी गट ठीक नहीं है, ठीक है, ये बात को रिप्रेजेंट करती है, एक मिनट समझना, हाँ, ये बात को रिप्रेजेंट करती है।
हाँ, ठीक है। तो बात कफ पित्त सुना होगा ना आपने, कि वैद्य जी पूछ रहे हैं भाई, मतलब अगर वायु विकार है, मतलब खूब धू धू धा या नहीं निकल रहा है, गैस नहीं निकल रही है, तो जो हालत होती है ना, पूछो मत, एनीमा देना पड़ता है, ठीक है, हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है। यस, पॉटी नहीं आ रही है तो खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो उसको कहते हैं बात। ठीक है, कफ क्या है? कफ का मतलब है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, बात का मतलब है आपका गट डाइजेस्टिव ट्रैक। और पित्त, पित्त मतलब होता है आपका लिवर, लिवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लिवर अगर सही है ना, कहते हैं तेरे जिगरे में कितना दम है। ठीक है, हाँ बेटा, मेरे आज जिगरे में अभी कम दम है, धीरे धीरे जिगरे को सही कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि जिगरा मेरा बिगड़ा कैसे। ठीक है, हाँ। तो तेरे जिगरे में कितना दम है, मतलब तेरे लिवर में कितना दम है। जिसका लिवर अच्छा होगा, समझो वो कुछ भी खाएगा, वो सबसे एनर्जी खींच लेगा। समझ रहे हो? हाँ, तो लिवर, मैं तभी तो डिस्कस किया कि मेरे हाथ के टूटने का कारण भी कहीं ना कहीं लिवर ही है। हाँ, तो लीवर बहुत लंबे समय से गड़बड़ चल रहा था, परेशान था, ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। तो उसने कहा लो, ठीक है। तो कैल्शियम इनटेक करने के बाद भी कैल्शियम इतना डेफिशिएंट था, तब समझ में आया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो समझे मेरी बात? तो सिंपल सी बात है, इंडियन आयुर्वेदा कहता है कि अगर आपका बात कफ पित्त बैलेंस है, बात कफ पित्त बैलेंस है, और आपके जो बॉडी के ह्यूमर है, बॉडी ह्यूमर का मतलब है मतलब जैसे ह्यूमर का मतलब बॉडी फ्लूइड। ठीक है, जैसे मतलब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं जो दी गई है, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग। अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदा क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग। इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग, समझना। ये एक ऐसी अवस्था है, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर। ठीक है, स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर। बॉडी ह्यूमर का मतलब है बॉडी फ्लूइड। इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर। ह्यूमर में कौन कौन से ह्यूमर होंगे? जैसे कौन कौन से बॉडी ह्यूमर? जैसे ब्लैक बाइल, एनसीईआरटी बोलती है ब्लैक बाइल। एनसीईआरटी बोलती है ब्लैक बाइल का मतलब है लाइक अ फीवर, क्योंकि हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स या कुछ ऐसी चीजें होती हैं। मतलब ब्लैक बाइल का मतलब है हॉट पर्सनालिटी, फीवर को लेके चलते हैं। ब्लैक बाइल का मतलब यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं फीवर से। येलो बाइल, येलो बाइल जो आपके लिवर से निकलता है बाइल। ठीक है, हाँ। ठीक है, कफ, ब्लड, ये कुछ बॉडी के फ्लूइड हैं, इनका अगर ये बैलेंस है, ये बैलेंस है सारे के सारे, जो अभी डेफिनेशन एनसीईआरटी में दे रखी है वो बता रहा हूं मैं। रियल लाइफ के अंदर तो जब आप डॉक्टर से मिलते हो, मतलब वैद्य से मिलते हो, तो बोलता है बात कफ पित्त बेटा आपके संतुलित होने चाहिए। अगर संतुलित हैं तो आप स्वस्थ हो। जो चीज बिगड़ी हुई है हम उसका इलाज करेंगे, सही हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो सही माने में वैद्य जो होते थे पहले के, बहुत इंटेलिजेंट होते थे। आज के डॉक्टर तो बेवकूफ हैं सारे के सारे। ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम पकड़ नहीं पाते, 50 टेस्ट लिख देते हैं। हाँ, छोटी सी प्रॉब्लम भी पकड़ नहीं पाते। एक मिनट, एक मिनट। हाँ बेटा, ठीक है, समझ में आया? तो इन बॉडी फ्लूइड में जो बैलेंसिंग होती है, ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर। इनकी जो बैलेंसिंग है, इसी को बोलते हैं बेटा, सॉरी इसको फीवर को बोलेंगे, इसी को बोलते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदा या हिप्पोक्रेट, इज द फादर ऑफ मेडिसिन। इसमें कोई डाउट है किसी को? येलो बाइल नहीं समझते? बाइल डाइजेशन पढ़ाते हैं ना, लिवर से निकलता है। पित्त, हिंदी में पित्त बोलते हैं उसको। हाँ, येलो बाइल मतलब हिंदी लिख दे रहा हूं मैं, पित्त।
येलो बाइल का मतलब है पित्त। समझ में आ गया? हाँ, पित्त, पित्त को बोलते हैं येलो बाइल। क्या कहना चाह रहा है यार? तू बता, मैं रिप्लाई देने के लिए मुझे इतना पास आना पड़ेगा? इतना छोटे छोटे तुम लिखते हो, कहाँ देख पाऊंगा मैं? आंखें इतनी खराब हो चुकी हैं। ओके, ट्यूबरक्लोसिस। बेटा ट्यूबरक्लोसिस के लिए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप दिखाओ, किसी में भी, बिल्कुल मुफ्त इलाज है। डॉट्स, यस। डॉट्स एकदम, मतलब बहुत अच्छा इलाज है उसमें। बस ये है लंबे समय तक चलता है, और बस मेडिसिन किसी भी कीमत पर स्किप मत करना। मतलब बस वही है, मेडिसिन चार ही होती हैं, उनमें कोई दो मेडिसिन कॉम्बिनेशन दे देगा। बाइल जहर की तरह है। यस, बाइल हमारे लिवर का टॉक्सिक मटेरियल है, इसको बाहर निकाला जाता है, उसकी वजह से आपका फीकल मैटर येलो, आपकी यूरिन येलो होती है, समझे? सर गांव का डॉक्टर मस्त है, बट सर्जरी नहीं करता। मस्त के चक्कर में मत पड़ जाना, मामला कचड़ा कर देगा, ध्यान रखना। ठीक है, फ्यूचर में तो ध्यान रखना, तुम्हें सबको मैं बता दूं, सारे बच्चों को बता दूं, ये हर फील्ड की प्रॉब्लम है, मैं खाली इस मेडिकल फील्ड की बात नहीं कर रहा, मैं मैक्सिमम फील्डों के अंदर। तो मैं बस सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी कई लोगों से इंटरेक्शन है, फ्यूचर में जो काम चल रहा है, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनना है तो सर्जन बन जाना। ठीक है, हाँ। सर्जन की, मतलब ठीक है, अच्छे मेडिसिन के डॉक्टर भी ठीक है, बढ़िया होंगे, पर सर्जन, क्योंकि एआई जो आएगा ना, तो एआई जो मेडिसिन के डॉक्टर होंगे उनकी कुछ की नौकरी खाएगा। जो नॉर्मल डॉक्टर होंगे, झोले छाप वाले टाइप के, मतलब या फिर नॉर्मल इनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चलती है या नॉलेज कम है, जो बहुत जीनियस डॉक्टर होंगे तो सब जगह चलेंगे। पर सर्जन की अभी एकदम जगह नहीं ले पाएगा एआई, समझ रहे हो? रोबोटिक आ गया है, पर उसमें भी सर्जन खुद ही काम करता है। समझे? समझना मेरी बात। तो फ्यूचर में मामला टाइट है हर फील्ड के अंदर, मैं इसी फील्ड की बात नहीं कर रहा, हर फील्ड के अंदर। हाँ, टीचिंग में भी बहुत खतरनाक मामला है, ठीक है, हाँ। टीचिंग में मैंने बात की, तो अभी ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जिसमें मतलब आर्टिफिशियल मैं ही आ जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैं ही बिल्कुल तुम्हें मैं ही नजर आऊंगा, वो मैं नहीं हूंगा, मेरी एक आर्टिफिशियल इमेज होगी। तुम मुझसे पूछोगे, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें सब प्रॉपर ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर देंगे। वो कह रहा डिट्टो सर, बच्चा कह ही नहीं पाएगा कि आप हो या नहीं हो। यार ये तुम क्या कर रहे हो? समझ में आया? हाँ। हाँ, स्पेशलिस्ट किसी के भी बनो, ठीक है। ऑन्कोलॉजी आज की डेट में मतलब खतरनाक है, डॉक्टर बड़े गंदे हो चुके हैं ऑन्कोलॉजी की आज की डेट में, नॉलेज कम है, और सबसे ज्यादा इंसानों को मारने का काम डॉक्टर ही कर रहे हैं ये, ठीक है, यस। और हमेशा बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे मतलब मैं अगर कहूँ तो बिरला हॉस्पिटल, ठीक है, बड़ा गंदे डॉक्टर हैं, ठीक है। जैसे मतलब वेदांता में कुछ डॉक्टर अच्छे भी हैं, पर बहुत दुष्ट भी हैं, ठीक है। तो जैसे बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं, ठीक है, ये इस समय, क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर डाल दिया है, टारगेट पूरा करना है। भाई तुम्हारी तनख्वाहें 10-10 लाख रुपए की महीने की तनख्वाहें, ठीक है, तो टारगेट पूरा करना पड़ेगा। तो वो छोड़ते नहीं है किसी को भी, मतलब बहुत बुरी हालत है, ठीक है। चलो, वापस आ जाओ। तो यहां तक कोई डाउट होगा नहीं। अब मैं चालू कर रहा हूं बेसिक पॉइंट, अब थोड़ा याद करने का डेटा है, ठीक है। जैसे अवर हेल्थ कैन बी इफेक्टेड बाय, आप जानते हो, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। जेनेटिक डिसऑर्डर हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं, आपकी लाइफ, गंदी लाइफ स्टाइल आपकी हेल्थ पर इफेक्ट डालती है, यस। जब से मैं सुबह जल्दी जगता हूँ, ठीक है, प्रॉपर टहलता हूँ, 1 घंटे प्रॉपर एक्सरसाइज करता हूँ, योगा स्पेशली, ठीक है, और बाहर की चीजें छोड़ दी हैं बिल्कुल ही, ठीक है, एकदम फल फ्रूट से, मतलब कच्ची सब्जी हल्की बॉईल करके, तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल चेंज की ना मैंने, तो लाइफ स्टाइल चेंज हुई, तो ना कहीं मुझ में भी चेंज आया। तो ये चीजें, तीनों ही चीजें, इन्फेक्शन चाहे कैसा भी हो, जेनेटिकल डिसऑर्डर, ठीक है, या लाइफ स्टाइल, ये तीनों ही हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं। क्वेश्चन बनता है, अवर हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय, ठीक है भाई, हेल्थ को मेंटेन करना है तो डाइट बैलेंस लो, भूख से एक रोटी कम खाओ। पर कोटा में जब मैं था, बच्चा मुझसे कहते थे, सर आज 6 रोटी खा के आया हूँ, नींद आ रही है। भाई 6 क्यों खाई? 5 खा लेता, 4 खा लेता। हॉस्टल वाले को पैसे दिए हैं, वसूल भी तो करने हैं सर। मैंने कि भाई तू पैसे वसूल करने के लिए तू क्या कर रहा है तू? मतलब यहाँ तू पढ़ने आया है, तू बस पेटू बन के जाएगा यहाँ से, सिलेक्शन तो लेके जाएगा नहीं। समझ रहे हो? तो बच्चा क्या करता है ना, वो पैसे जाते हैं ना हॉस्टल के, तो वसूल करने के चक्कर में पेल के, मतलब ढंग से खा लेता है वो, अच्छे से, पेट भर के ढंग से, मतलब बहुत ज्यादा ही खा लेता है, वो पैसे वसूल करने, वो गड़बड़ कर लेता है।
तो बैलेंस डाइट लो, भूख से एक रोटी कम, जिससे लीवर उसको डाइजेस्ट कर पाए। समझे? सही बोला है गलत बोला? ऐसा होता है हॉस्टल के बच्चे, हॉस्टल के बच्चे बता पाएंगे ये वाली बात। मैं करती हूँ सर जी, हाँ बेटा, मैक्सिमम बच्चे करते हैं, मैक्सिमम बच्चे करते हैं, ठीक है। पर्सनल हाइजीन, ठीक है, वैसे मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ, ठीक है, तो अवॉइड करता हूँ, पर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर मतलब होम टाउन में, मतलब एक कुछ जैनियों ने मिलकर के एक बढ़िया सा एक रेस्टोरेंट बनाया है, और बिल्कुल बिना प्याज लहसुन खाने देते हैं, घर का खाना। तो वहां में एक रोटी ज्यादा खा के आता हूँ, हाँ। समझ रहे हो? पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन तो समझ ही गए ना, थोड़ा ध्यान रखना है। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, जो मैं आजकल कर रहा हूँ, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट डिसीज एंड देयर इफेक्ट, आप तो जानते हो। वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए, सबको पता है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, यस, मॉस्किटो बड़ी समस्या है। पटना में रहा था तो समझ में आई कि हाँ, मलेरिया में बहुत ज्यादा फैलता है, मच्छरों ने बहुत खाया था। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीव गुड हेल्थ, यस। समझ रहे हो? कहीं भी आप खाओ, ठेले का भी खाओ, मैं मना नहीं कर रहा, पर थोड़ा ध्यान रखना कि वहाँ गंदगी ना हो, सब चीजें ना हो, ठीक है। आजकल बड़े पढ़े लिखे लोग भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं चीजों को, समझे? चलो वापस आ जाओ। डिसीज, एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, एक मूवी थी, उसको देख के, इसके लाइन को देख के याद आ जाता है मुझे, ठीक है। उस मूवी में साउथ का हीरो था, ठीक है। वो सड़क के किनारे जा रहा था, तो कुछ गुंडों की जिप्सी आई, तो कीचड़ थी, वहां तेजी से निकल गई, ठीक है। तो कीचड़ उसके मुंह पे आ गया, ठीक है, तो एकदम उसका दिमाग खराब हो गया, ठीक है। मैं डिस्कम्फर्ट हो गया, ठीक है। अब भाई उसके दोस्तों ने, तू कंफर्ट कब आएगा, मुझे अब वापस जाना है, इन लोगों से मिलना है, ठीक है। उन्होंने, मैंने रोका, वो रुके क्यों नहीं? अब मैं डिस्कम्फर्ट हो गया, माइंड से मैं डिस्कम्फर्ट हो गया। जब भी आप डिस्कम्फर्ट होते हो ना, तो समझ लो मतलब आप बीमार होना चालू हो जाते हो, ठीक है। आपको वापस कंफर्ट जोन में आना पड़ेगा। किसी ने कुछ कह दिया और आप सोचने बैठ गए उसको, उसने बोला क्या, ऐसे ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, मतलब आपकी सोच से सीधा असर आपके बॉडी के ऑर्गन पे पड़ रहा है, और धीरे धीरे वो ऑर्गन अपना मतलब, समझ रहे हो ना, काम करना धीरे धीरे गड़बड़ करेंगे, और आप बीमार होना चालू हो जाओगे। सोच, सारा खेल यहाँ से है, ठीक है। किसी ने आपको कुछ भी कह दिया, तुरंत आप यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से पूरी बॉडी में चला गया वो, ठीक है। सीधा इफेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, any change from normal state that cause discomfort and affect the working of organ and system, ठीक है। जिसको डॉक्टर के पास जब जाओगे भाई, नो डाउट, जब आपके ऑर्गन की वर्किंग और सिस्टम पर इफेक्ट पड़ेगा, तो जिसको डॉक्टर क्या करेगा, समझेगा कुछ साइन और सिम्टम्स के थ्रू, ठीक है। वो साइन क्या है और सिम्टम्स क्या है, डॉक्टर समझेगा, तब कहेगा अच्छा ये बीमारी हो रही है, ठीक है। ये डिसीज की डेफिनेशन है। डिसीज दो टाइप की हो सकती है, समझ गए होगे। एक तो कॉन्जेनाइटल जेनेटिकल डिसीज, और एक एक्वाइर्ड, यानी जन्म लेने के बाद आप बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोन एक्वायर करते हो। एक जेनेटिकल है, जन्म से ही जीन में डिफेक्ट है, समझे? कौन था वो? विजय, पता नहीं क्या था, जो भी था थालापाती, ठीक है, मुझे याद नहीं है उसका। आगे आ जाओ। अब यहां थोड़ा समझने का है, भाई डिसीज दो टाइप की हो सकती हैं। कॉन्जेनाइटल यानी जेनेटिकल डिसीज, एक्वाइर्ड, एक्वाइर्ड जन्म लेने के बाद आप एक्वायर करते हो। तो मेनली एक्वाइर्ड पढ़नी है आपको, कॉन्जेनिटल का मतलब है जेनेटिकल डिसीज। जेनेटिकल डिसीज होती है कॉन्जेनाइटल, ठीक है। एक्वायर्ड, एक्वायर आफ्टर बर्थ, एक्वायर आफ्टर बर्थ, ये दो टाइप की हो सकती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। जो कम्युनिटी से एक दूसरे में फैलती हैं वो कम्युनिकेबल है, जो कम्युनिटी में एक दूसरे से नहीं फैलती वो नॉन कम्युनिकेबल है। समझना, ये दो टाइप की हो सकती हैं।
कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, जो एक दूसरे से फैलती है वो कम्युनिकेबल है, ठीक है भाई, कम्युनिटी में जो एक दूसरे से फैल रही है वो कम्युनिकेबल है, जो एक दूसरे से नहीं फैल रही है वो नॉन कम्युनिकेबल है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? हाँ, समझे ना? हाँ, जो कम्युनिटी में एक दूसरे से फैलती है वो कम्युनिकेबल है। लिखने दो सर, अरे लिख ले मेरे भाई, ये लिखने का क्या करेगा अभी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लिख ले। अब आ जाओ, इसको लिखो जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। कम्युनिकेबल को आप इन्फेक्शियस भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको नॉन इन्फेक्शियस बोल सकते हो। जितने भी इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं स्प्रेड करती हैं, स्प्रेड थ्रू। भाई बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकती हैं स्प्रेड, वायरस के थ्रू भी स्प्रेड हो सकती हैं, फंगस के थ्रू भी हो सकती हैं, हेलमिंथीस के थ्रू भी हो सकती हैं, प्रोटोजोआ के थ्रू भी हो सकती हैं। ये समझ रहे हो, ये सब पैथोजन है, ठीक है, इनके थ्रू कम्युनिटी में स्प्रेड होती हैं, वो सारी की सारी इन्फेक्शियस होती हैं, समझे? एडीओ का यहाँ पर, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, सारी सारी कम्युनिकेबल डिसीज हैं, कम्युनिटी के अंदर फैलती हैं। एनसीईआरटी ने एक ही एग्जांपल दे रखा है, बताओ एड्स कम्युनिकेबल है नॉन कम्युनिकेबल है? एड्स, टीवी में क्या आता है, एड्स नहीं फैलता साथ घूमने से, साथ रहने से, समझे? अगर भूख बढ़ रही है तो अच्छी बात है यार, तुम्हारा लेबर बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, समझे? हाँ, भाई एड्स कम्युनिकेबल है नॉन कम्युनिकेबल है? टीवी में ऐड भी आता है, एड्स नहीं फैलता साथ रहने से, साथ घूमने से, साथ खाने से, साथ सोने से, एड्स एक दूसरे को नहीं फैलता, ठीक है, हाँ। तो कम्युनिकेबल हुआ नॉन कम्युनिकेबल हुआ? ऐसे एक्चुअली बच्चा बहुत कंफ्यूज हुआ था, क्वेश्चन आया था, तो ऐसे याद रखो, कोई भी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, हेलमिंथीज, प्रोटोजन, ऑल आर कम्युनिकेबल, ऑल आर कम्युनिकेबल, बस याद रखो, क्योंकि एड्स वायरस से होता है भाई, HIV इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो इट इज कम्युनिकेबल, समझे? तो ऐसी कोई भी डिजीज तो दिमाग मत लगाओ, वो तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि सोसाइटी में एड्स के पेशेंट को डिस्कार्ड कर दिया जाता था, ठीक है, कोई मतलब नहीं, अलग घर, कोई मतलब दूर, मतलब बहुत ये फैला देगा ये तो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए ये ऐड आते थे टीवी पर, दूरदर्शन पर, ठीक है, बट इट इज अ कम्युनिकेबल, तो क्वेश्चन हमेशा इसी पर आता है, और एनसीईआरटी ने एक ही एग्जांपल दिया है, जैसे एक्वाइड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, एटसेट्रा कर देता हूं, बहुत सारे हैं पर एनसीईआरटी ने दिया है। इट इज अ कम्युनिकेबल, ऑल बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, एलिमेंथीज, प्रोटोजो, ऑल। अच्छा, नॉन कम्युनिकेबल क्या होंगे? ये स्प्रेड नहीं करते, स्प्रेडिंग यहां नहीं होती। जैसे एग्जांपल, डायबिटीज, बताओ डायबिटीज क्या एक दूसरे से फैलती है? नहीं फैलती। जैसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर,
मतलब कोई कमी हो जाए आपके अंदर, ठीक है, खाने में किसी, जैसे मैरस्मस, क्वाशर कोर एटसेट्रा, तो वो तो उसी को होंगे, फैलते नहीं है। जैसे ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज एटसेट्रा। भाई आप ड्रग्स ले रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, घर वालों को थोड़ी ना होगी। एल्कोहल आप ले रहे हो, आपको प्रॉब्लम होगी, लिवर कायरोसिस, सब घर वालों को थोड़ी ना होगी, समझे। हाँ, निमोनिया इमोनिया जो भी है, वैसे याद रखो, कैंसर इसी में आएगा, कैंसर भी नॉन इन्फेक्शियस है, कैंसर भी इसी में आएगा, कैंसर एटसेट्रा, ठीक है, कैंसर भी इसी में आएगा, समझे। तो ऐसी कोई भी डिसीज जो, कैंसर इसी में आएगा बेटा, कैंसर नॉर्मली म्यूटेशन इन सब चीजों की वजह से होता है, ठीक है। बहुत रेयर कैंसर होते हैं जो वायरस की वजह से होते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वो एसटीडी में काउंट होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर, ठीक है। समझे, अर्थोराइटिस बेटा कम्युनिकेबल नहीं है, तुम एक एक डिसीज पूछोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं ट्रिक से पढ़ाता हूँ, ट्रिक तुम्हें बता दिया मैंने। किसी भी डिसीज का कॉजिंग एजेंट अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हेलमिंथीज, प्रोटोजुआ है तो कम्युनिकेबल, सोचो ही मत। हाँ, जो इनके थ्रू नहीं फैल रही है, ऑल आर नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस, स्प्रेडिंग नहीं होती इनके अंदर, बस एक लाइन के अंदर। अब कमर कस लो सारे के सारे, क्योंकि अब मुझे याद कराने हैं सारे डिसऑर्डर आपको आज। आज का टारगेट बस ये है कि मैं सारे डिसऑर्डर आपको याद कराऊंगा, बस आज का टारगेट इतना ही है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हेलमिंथीज एंड प्रोटोजुआ, ये सारे डिसऑर्डर आपको याद करने हैं। और अच्छा रहा क्लास आज मेरी हो गई, जिससे कि जब मेरी क्लास होगी मंडे को, तो मैं मान के चलूंगा कि आपको ये सब याद हो गए होंगे, क्योंकि गैप मिल जाएगा आपको, कल सैटरडे है, संडे है, 2 दिन का गैप मिल रहा है। इन 2 दिन के अंदर आप इन दोनों, मतलब जो मैं डिसऑर्डर याद कराऊंगा वो आपको एक बार रिवाइज करने हैं, एक दो बार लिख लिख करके रिवीजन करना है। एड्स बेटा कम्युनिकेबल में आता है, क्योंकि एड्स वायरस से फैलता है। तुम सो रहे थे क्या। कौन है ललन कुमार, तू लल्लन ही रहेगा यार। एड्स किसका एग्जाम्पल है बेटा, एड्स कम्युनिकेबल है, क्यों, क्योंकि एड्स वायरस से फैलता है। यार तुम सच में मेरी बात सुनते भी हो। चलो, साथ रहने से वो तो टीम में ऐड आता है, जिससे लोग उसको समझा है ना मैंने। चलो, ट्रिक मैंने बता दिया, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैंने पूरी एनसीईआरटी को पॉइंट्स में कन्वर्ट किया, ये एनसीईआरटी है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या, अभी नहीं, तुम कोई भी एग्जाम दोगे, कहीं का भी एग्जाम एग्जाम दोगे तो ये डिसीज पूछी जाती है, ठीक है। तुमसे क्या क्या पूछेगा, डिसीज कॉजिंग एजेंट क्या होता है, तुमसे पूछेगा डिसीज कॉजिंग एजेंट क्या होता है, तुमसे पूछेगा, ठीक है, डिसीज कॉजिंग एजेंट इसका कौन सा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, हेलमिंथीज है, ठीक है, उसके सिम्टम क्या है, क्या उस डिसीज से कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डिजीज पता होनी चाहिए कौन सी, बैक्टीरियल है, वायरल है। जब भी आपसे बात करूंगा, टाइफॉइड बड़ा कॉमन है, कंटामिनेटेड फूड, दिल्ली में तो ये कॉमन फैलता है टाइफाइड, समझ लो किसी को फीवर अगर हल्का बना हुआ है, अब तो हल्का फीवर भी नहीं आता टाइफाइड में, तेज फीवर आता है। ये तो एनसीईआरटी का डेटा बता रहा हूँ, पर एक्चुअल में आज की डेट में जो टाइफाइड हो रहा है उसमें फीवर बहुत तेज भी आता है, ठीक है, हाँ। तो बहुत कॉमन है दिल्ली एनसीआर में टाइफाइड होना, कोई कंटामिनेटेड फूड या भर भर के है, समझ में आया, हाँ। तो टाइफाइड सबसे पहला मैं बताऊंगा आपको, टाइफाइड याद रखना है, टाइफाइड बैक्टीरियल है, वायरल है, तो तुरंत बोलोगे सर टाइफाइड तो बैक्टीरियल है। कौन कॉजिंग एजेंट होता है, साल्मोनेला टाइफी, तो टाइफाइड कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी। तो पहला याद रखना है, टाइफाइड बैक्टीरियल वायरल, बैक्टीरियल, कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी। अच्छा, बैक्टीरिया के टाइफाइड के सिम्टम क्या है, ठीक है। तो आप बोलोगे टाइफाइड में फीवर आता है, लंबे समय तक फीवर आता है, एनसीईआरटी की बातें याद रखोगे, ठीक है। फीवर होगा 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, सस्टेन हाई फीवर,
मेंटेन रहेगा ये, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है। टाइफाइड फैलता कैसे? कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर, यस, एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर, यानी रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? गट, आपकी इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन आता है, इसमें क्या होती है? वीकनेस होती है, टाइफाइड होगा तो बहुत कमजोरी आती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाते हैं, लूज मोशन बार बार हो रहे हैं, स्टमक पेन भी होता है, बहुत ज्यादा पेट में पेन बना रहता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, प्यास कम लगती है, समझे? हाँ, तो ये सिम्टम है, एनसीईआरटी में रखे, पूछे जाते हैं। अगर आपने ट्रीटमेंट सही से नहीं कराया, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास चले गए, तो समझ रहे हो ना, टाइफाइड सीवियर हो जाता है, आपकी इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं, होल बन जाते हैं, परफोरेशन, ठीक है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जिसमें डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए टाइफाइड में बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इससे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कंफर्म बाय विडाल टेस्ट, टाइफाइड का कॉमन है विडाल टेस्ट, ठीक है। एक लेडी थी जिसका नाम किताबों में छप गया अब तो, ठीक है, मैरी मेलन, ठीक है, मैरी मेलन, निक नेम इसका था टाइफाइड मैरी। क्यों था भाई? क्योंकि ये कैरियर थी टाइफाइड की, यस, इसको सिम्टम नहीं आते थे पर टाइफाइड इसको था, और ये बड़े प्यार से खाना बनाती थी, अपने रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को खिलाती थी, और गिफ्ट में टाइफाइड देकर के उनको भेजती थी। तो आज की डेट में आप जहां खाना खा रहे हो, आपको पता ही नहीं होगा कि उसमें खाना बनाने वाले लोग कैसे हैं, ठीक है। मैं एक केस याद आ गया मुझे, मतलब बहुत अजीब सा केस था। अ, जैसे एक कहीं बफेट लगा था, ठीक है, हाँ, बफेट में कैटरिंग वाले को बुक करते हैं ये लोग, ठीक है। तो भाई किसी ने बुक किया होगा कैटरिंग वाले को, ठीक है, उस कैटरिंग वाले ने, कोई कैंडिडेट कम होंगे तो किसी एक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा गलत है, ठीक है, उसको जॉब की जरूरत होगी, दे दी होगी, ठीक है, एक के हाथ में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन थे, मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, तो वो पॉलिथीन पहने हुए था, चीजों को खिला रहा था, ठीक है, ठीक है, तो कोई देख नहीं पा रहा था उसको। बाद में क्या हुआ, वो थोड़ा गांव का था, उसने पॉलिथीन फेंक दी, निकाल के निकल गई, फेंक दी, और खिला भी क्या रहा था? वो गुजिया, ठीक है, पानी में उसको हाथ डालना होता है, फिर निचोड़ना होता है, और फिर दोने में रख करके उस पर सब चीजें भुरक के फिर चटनी डाल के खिलाना होता है। ओहो, ठीक है, समझे? उसी जो इन्फेक्टिव हैंड था, उसमें डाल करके निचोड़ करके रख करके जब खिला रहा था ना लोगों को, तो बस, वो जब तक पॉलिथीन पहने था तब तो लोग समझ नहीं पाए। तब फिर कंप्लेंट हुई इस कैटरिंग वाले का, ठीक है, कि भाई आप तो यहाँ लोगों के अंदर बीमारियां फैला रहे हो ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल शादियों का मौसम चल रहा है, कई बच्चे क्या करते हैं, वाह, समझ रहे हो, उड़ा के आते हैं। तो समझ रहे हो, गिफ्ट में पता नहीं क्या लेकर के आ जाओ, ठीक है। शादियों के अंदर, होटलों में, यहाँ पर सलाद को अवॉइड करो बिल्कुल, ठीक है। एक्चुअल में किचन के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, ठीक है, वो आके ठीक है, सजा करके आपको परोस दिया जाता है, वो एक अलग है। तो मैं तो यही कहूंगा, कोशिश करो, ठीक है, कि अगर बाहर खाओ मजबूरी है तो सुनिश्चित कर लो ये हाइजेनिक है, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो यार थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है, ये थोड़ा सा करो कोशिश, ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा सा अजीब ही चल रहा है, समझे? बहुत बढ़िया, जो खुद कुक कर लेते हैं बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट आ जाओ। तो ये समझ में आ गया, ये मैरी मेलन जो थी, ये टाइफाइड की कैरियर थी, कैरियर के मतलब सिम्टम नहीं आते थे उसको, पर इन्फेक्शन था, और खाना खुद बनाती थी, परोसती थी, खिलाती थी, तो बहुतों को उसने टाइफाइड फैलाया, उसका इतना फैलाया, इसका नाम छप गया किताबों के अंदर, ठीक है। अरे कौन है भाई, इसका नाम छप गया किताबों में, ठीक है, मैरी मेलन, निकनेम था टाइफाइड मैरी। तो ये टाइफाइड, आपको याद रखना है, मैं जब भी पूछूंगा टाइफाइड कॉजिंग एजेंट, पहले टाइफाइड बैक्टीरियल वायरल है, आप बोलोगे बैक्टीरियल, कौन कॉज करता है? साल्मोनेला टाइफी। रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? आप बोलोगे गट, ओरल, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। सिम्टम क्या है? सिम्टम सिंपल सी बात है, सस्टेन फीवर मेंटेन रहता है, हाई फीवर इसके अंदर, ठीक है, हाँ, लंबे मतलब फीवर मेंटेन रहता है, नहीं कराओगे
गड़बड़ कर दी इलाज तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगी, छेद बन जाएंगे इंटेस्टाइन के अंदर, समझे? मैंने नहीं खाया था बेटा, मैंने देखा था और लोगों को रोका था। समझ में आया? मैंने नहीं देखा, मैं तो बस ऑब्जर्व कर रहा था चल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले राउंड में देखा मैंने, अच्छा ये चीजें, अच्छा ठीक है। सेकंड राउंड में देखा उसके हाथ में कुछ भी नहीं था और उसके हाथ में इन्फेक्शन था, मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ ऐसी चीजें। हाँ, तो मैंने तो उसको पकड़ा था, खाया नहीं था। अरे झूठा खाना, पानी दे दी थी, इन्फेक्शन कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। झूठा खाना है, पानी दे दी थी। चलो आ जाओ। अब नंबर 2 बात करूंगा यहाँ पर मैं, विडाल टेस्ट मत भूल जाना, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट करते हैं टाइफाइड के कंफर्मेशन के लिए। नंबर 2 बात करूंगा मैं, निमोनिया। निमोनिया तो सब जानते होगे, बचपन में सभी को निमोनिया हुआ है, मतलब तगड़ा वाला सभी को होता ही है निमोनिया। ठंडी आती है, निमोनिया बड़ा कॉमन है। कॉजिंग एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। अब तो इसकी भी वैक्सीन आ गई है, ठीक है, बट कॉमन है क्योंकि इसके स्ट्रेन बहुत सारे होते हैं इसलिए हो जाता है। वैक्सीन में सारे स्ट्रेन प्रोटेक्टेड नहीं होते। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। निमोनिया लंग्स का इन्फेक्शन है, तो रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? आपकी नोज, यानी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट या एरोजोल इन्फेक्शन यानी एयर के थ्रू। किसमें इन्फेक्शन होता है? एल्वलाई ऑफ लंग्स। एल्वलाई किससे भर जाते हैं? फ्लूइड से भर जाते हैं, म्यूकस से भर जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है, ठंडी लगती है, बुखार आता है, कफिंग होती है, हेडेक होता है, और आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए आपके लिप्स और नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश हो जाते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लूइश अपीयरेंस आ रही है, ये इंडिकेटर है कि बॉडी के अंदर अचानक से ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया है, ठीक है, यस, ये इंडिकेटर है। पवन बोल रहा है आप झूठ बोल रहे हैं सर जी, आपने खाया था। यस, क्या तू ही था खिलाने वाला? क्यों पवन? पवन है या पवार है? पवरा क्या लिखा है पता नहीं, तुम नाम क्या लिखते हो। खिलाने वाला तू ही था बेटा, तुझे पता है कि मैंने खाया था। बता, तभी हो सकता है इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। और खिलाने वाला तू है तो मान लूंगा मैंने खाया है। चलो आ जाओ, यहां तक कोई डाउट? अब दूसरी बात, बस चार डिसऑर्डर बताऊंगा आपको, चार बैक्टीरियल, ठीक है, चार पांच वायरल, दो हेलमिंथीज, समझ रहे हो, दो प्रोटोजुआ, और तीन, तीन क्या, एक ही रिंगवॉर्म फंगल, याद हो जाना चाहिए। अगला है डिप्थीरिया, पर डिप्थीरिया की वैक्सीन आज की डेट में आती है, डीपीटी। कॉजिंग एजेंट कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी, पूछूंगा मैं, ध्यान रखना मंडे को, ठीक है। इसमें भी फीवर तो सभी में आता है, कॉमन है, ठीक है। डिप्थीरिया में क्या होता है, आपकी जो नेक होती है ना, इस वाले पार्ट के अंदर एक ग्रेइश मेम्ब्रेन बन जाती है मोटी, तो खांसी आती है, दम घुटने की स्थिति हो जाती है, सांस नहीं ले पाता इंसान, बच्चों को होता था। पर आज के डेट में तो इसकी वैक्सीन आई गई है, डीपीटी। डीपीटी, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, ठीक है, तीनों का ही वैक्सीन आता है, ठीक है। सफोकेशन होता है इसके अंदर। प्लेग, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है प्लेग तो यार। प्लेग, ब्लैक डेथ कहते थे। प्लेग जैसे कहते हैं ना कि माइक्रोवेल वेपन्स, इंडिया में माइक्रोवेल वेपन्स सबसे पहले यूज हो चुके हैं बेटा। चाणक्य इसको यूज करते थे। चाणक्य क्या करते थे, प्लेग एक्चुअल में ह्यूमन को नहीं होता, प्लेग चूहों को होने वाली प्रॉब्लम है, यस, चूहों में होता था। तो चाणक्य क्या करते थे कि प्लेग से ग्रसित यानी इन्फेक्टिव माइस, चूहों को पाल के रखते थे, ठीक है, हाँ। जब भी कहीं कोई किसी सेना में महामारी फैलानी हो, ठीक है, यस, माइक्रोवेल वॉर हो गया, तो वहां प्लेग से ग्रसित चूहों को खाने में सब जगह छुड़वा दिया जाता था, ठीक है, जहाँ खाने के स्टोर होते थे, सब चीजें होती थी, ठीक है। तो वो प्लेग वाले चूहे सब इन्फेक्शन कर देते थे, और फिर वो वहां से लोगों में फैलता था, सारे सैनिकों में फैलता था, तो वो सेना में तबाही हो जाती थी, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बिना लड़े ही ये जीत जाते थे, जैसे अभी चाइना ने किया ना, यस, कोरोना को फैला करके, समझे? तो ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो प्लेग कौन फैलाता, इसका इन्फेक्टिव एजेंट क्या है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? यर्सीनिया पेस्टिस, नाम याद रखना, यर्सीनिया पेस्टिस।
ठीक है, पैरासाइट किसके ऊपर होता है? ये रेट फ्ली। रेट फ्ली, रेट फ्ली क्या होते हैं बेटा? चूहों पर छोटे छोटे पिस्सू होते हैं, चूहों पर मिलने वाले। कुत्तों के ऊपर पिस्सू होते हैं ना, ऐसे चूहों के ऊपर भी होते हैं छोटे से, ठीक है, खून चूसने वाले, उनके ऊपर पैरासाइट होता है। ठीक है, यानी चूहों में फैलाने का काम करेगा रेट फ्ली। इसका नाम होता है जिनोप्सिला चियोप्सिस। ठीक है, ये चूहों में फैलाता है। फिर समझ में आ गया? चूहों से ह्यूमन में भी आ सकता है, ह्यूमन में हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। उसमें वही हाई फीवर, हेडेक तो सभी में होता है, हर इन्फेक्शन में होता है। इसमें इनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी का मतलब होता है आर्मपिट्स। ये आर्मपिट्स होते हैं ना, ये आर्मपिट्स आपके, इन आर्मपिट्स में लिम्फ नोड फूल जाते हैं। सोचो सैनिक अपने हाथ नीचे नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे उठ के चलेंगे और मतलब दर्द से परेशान होंगे, सोचो कैसे फाइट कर पाएंगे। तो एक्सिलरी नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं और पूरी बॉडी पर रेड पैचेस हो जाते हैं। ठीक है, ऑन स्किन विच टर्न टू ब्लैक, जब वो ब्लैक में कन्वर्ट होते हैं समझ लो अंतिम समय आ गया, इसलिए इसको ब्लैक डेथ कहते हैं। समझे? अच्छा, मूवी भी आई थी इसकी, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी को हम ब्लैक डेथ कहते हैं। समझ में आ गया होगा? यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये हो गए 4 बैक्टीरिया, फिर से मैं कवर करा रहा हूं। सबसे पहला मैंने बताया आपको क्या, जरा बताओ। नंबर 1 मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूं, पहला बताओ। सबसे पहले बात की मैंने किसकी? टाइफॉइड। टाइफाइड कॉजिंग एजेंट बताओ फटाफट। टाइफाइड कॉजिंग एजेंट कौन होता है? टाइफाइड कॉजिंग एजेंट मैं इसको हटा रहा हूं। टाइफाइड कॉजिंग एजेंट कौन होता है, जरा बताओ। साल्मोनेला टाइफी। रूट ऑफ इन्फेक्शन गट, ओरल। ओरल रूट ऑफ इन्फेक्शन, ओरल गट, यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। ठीक है, सिम्टम क्या है? सिम्टम क्या है? वही हाई फीवर होगा इसके अंदर, सस्टेन लंबे समय तक हाई फीवर रहता है। ठीक है, वीकनेस, हेडेक, ये तो कॉमन सिम्टम है। एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, कॉमन सिम्टम है। ठीक है, पर इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बस तुम्हें ध्यान के रखना है, टाइफाइड केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, छेद बन जाते हैं आंतों में, तो इट इज अ डेंजरस कंडीशन में डेथ हो सकती है पूरी। कौन सा टेस्ट यूज करते हैं जरा बताओ, उसके लिए टेस्ट कौन सा यूज करते हैं? विडाल टेस्ट। यस, विडाल टेस्ट। उस लेडी का नाम क्या था? निकनेम? हाँ, निकनेम बताओ उस लेडी का। मैरी मेलन नॉर्मल नेम था, उसको टाइफाइड मैरी कहते थे, मैरी मेलन को टाइफाइड मैरी। नंबर 2, निमोनिया कॉजिंग एजेंट। निमोनिया कॉजिंग एजेंट, निमोनिया कॉजिंग एजेंट साल्मोनेला टाइफी, ये तो उसका हो गया बेटा। निमोनिया कॉजिंग एजेंट, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, बिल्कुल सही, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। रूट ऑफ इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, लंग्स में क्या होगा भाई? म्यूकस बहुत ज्यादा बन जाएगा, लंग्स में पानी भरना कहते हैं, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज ही नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पूरे ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट बढ़ जाएगा। समझे? हाँ, आपके लिप्स, आपकी आईज, नेल्स, जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लूइश, ग्रेइश ब्लूइश हो जाएगा, मतलब ठीक है, इट इज अ डेंजरस कंडीशन। फिर मैंने बताया इसके बाद निमोनिया हो गया, निमोनिया के बाद क्या बताया था मैंने? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कॉजिंग एजेंट, डिप्थीरिया कॉजिंग एजेंट कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी। यस, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी। डिप्थीरिया कॉजिंग एजेंट कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी, यस, याद रखना है आपको। ग्रेइश मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो डीपीटी का इसका इंजेक्शन लग जाता है, वैक्सीन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट में था प्लेग। प्लेग कॉजिंग एजेंट बताओ। प्लेग, ब्लैक डेथ कहते हैं कॉजिंग एजेंट, प्लेग कॉजिंग एजेंट यर्सीनिया पेस्टिस। कौन फैलाता है उसको? पैरासाइट किसके ऊपर होता है? जिनोप्सेला चियोप्सिस, इट इज अ रैट फ्ली, माइस में होने वाला मतलब इन्फेक्शन है, हाँ, रैट के थ्रू। ठीक है, इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं, इसमें ही, अरे भाई, इसको ब्लैक डेथ कहते हैं, समझ में आ गया होगा। इसमें जो एक्सिलरी आर्मपिट्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, पिंक स्पॉट बनते हैं, और जब ब्लैक हो जाते हैं तो इट इज अ डेंजरस कंडीशन, फाइनली डेथ। अब बात करते हैं वायरल। वायरल में तो बड़ा कॉमन है, कॉमन कोल्ड आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। कॉमन कोल्ड जो आपको जुकाम होता है इस समय फैल रहा होगा, कौन का कॉज करता है? राइनो वायरस करता है भाई। मोस्ट इन्फेक्शियस है, क्योंकि किसी को कोल्ड घर में एक को हो जाए तो सबको हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि छींका आपने हाथ कहीं रख दिया तो सबको इन्फेक्शन होता है, मोस्ट इन्फेक्शियस में काउंट होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है। ठीक है, बट नॉट द लंग्स, यहाँ पर लंग्स के अंदर नहीं होता। निमोनिया, ध्यान रखना, निमोनिया आपके लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन करेगा,
और कॉमन कोल्ड आपकी नोज अपर वाले पार्ट में इन्फ्लामेशन करेगा, अंतर है। निमोनिया अपर रेस्पिरेटरी, निमोनिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन कॉज करता है, ठीक है। नेजल कंजक्शन डिस्चार्ज, ठीक है, लगभग 3 से लेकर के 7 दिन इसकी साइकिल होती है, हर वायरस की कोई ना कोई साइकिल होती है, ठीक है, उसके बाद अपने आप ही सही हो जाता है। हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ध्यान रखना है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस यानी आपके लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन कर देता है, लिवर डैमेज तक कर देता है, ठीक है। जॉन्डिस, यस, डॉक्टर को लगा कहीं ऐसा ना हेपेटाइटिस हो, तो तुरंत हेपेटाइटिस चेक कराया, ठीक है, हेपेटाइटिस नॉर्मल आया, ये अच्छी बात थी, ठीक है। और आज की बताया भी था मैंने, इसकी हमने वैक्सीन बना ली, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन हमने बना ली है। किसके थ्रू होता है? पेरेंट्स से भी बच्चों में जा सकता है, पेरेंट्स से मतलब है प्लेसेंटा के थ्रू मदर से बच्चे के अंदर, सेक्सुअल रूट के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी। और नॉर्मल ब्लड फ्लूइड के कांटेक्ट में आने पर तो चला ही जाता है। चलो लास्ट है पोलियो। पोलियो वायरस समझते हो? पोलियो तो पता है, अब इंडिया से रेडिकेट हो चुका है पोलियो। पल्स पोलियो अभियान, 2 बूंद जिंदगी के, याद आ गया होगा। तो पोलियो सिंपल है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, ऐसे यही नाम है, इसमें याद क्या करना है इसको, ठीक है, पोलियो, पोलियो वायरस, ठीक है। ये भी कंटामिनेट फूड, मतलब आपके यही गट वाले ट्रैक से होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आपके नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाता है, आपकी नेक में स्टिफनेस आ जाती है, कहते हैं फालिस मार गई, वीकनेस ऑफ आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं अचानक से वो कमजोर पड़ जाती हैं, हाई फीवर, पेन इन बॉडी, पैरालिसिस ऑफ लिम्स एंड मसल्स। पर आज के डेट में तो वैक्सीन है ही पोलियो की, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी के, यस। तो इस पे क्वेश्चन तो नहीं आते, क्वेश्चन तो इसी भी बनते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, कॉमन कोल्ड पे। और आज के डेट में 2 टॉपिक और ऐड हो गए हैं आपके सिलेबस में, डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो इन दोनों टॉपिक पर कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, नोट कर लेना। डेंगू सबको पता है, गर्मियों में डेंगू फैलता ही फैलता है। तो डेंगू कॉजिंग एजेंट कौन होता है, जरा बताओ? डेंगू वायरस, सिंपल है, आरएनए वायरस है, फ्लेवी विरिडी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। कौन फैलाता है? फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो उसको फैलाता है, डेंगू आपको पता ही है। इन्फेक्शन पीरियड कितना होता है भाई, वायरस है तो उनका कोई पीरियड होगा, 5 से लेकर 7 दिन का इसका इन्फेक्टिव पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, सॉरी, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन का मतलब होता है बॉडी में एंटर करने से लेकर के सिम्टम आने के बीच का जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, 5 से 7 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। भाई चिकनगुनिया, ये भी बिल्कुल खतरनाक डेंगू जैसा ही होता है, चिकनगुनिया वायरस, ये टोका वायरस फैमिली का मेंबर है। फीमेल एडीज एजेप्टी सेम मॉस्किटो दोनों के अंदर है, तो याद रहेगा आपको। हाँ, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 10 दिन तक का हो सकता है, तो वेरी करता है। इंक्यूबेशन का मतलब है इन्फेक्शन से लेकर के सिम्टम आने के बीच का पीरियड, बस इतना याद रख लो, इससे ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, नोट कर लो। नोट करो। तो मैंने आपको 5 तो बता दिए वायरस, 4 बता दिए आपके बैक्टीरियल। वायरस सिंपल है, तो नाम टिपिकल नहीं है इसके, इसलिए इजीली मतलब याद हो जाता है। अब आ जाओ हेलमिंथीज। हेलमिंथीज 2 ही हैं, एनिमल किंगडम में भी हमने जिक्र किया था इनका, और यहां भी हम फिर बताते रहे हैं आपको। एक तो है एस्कैरियासिस और एक है एलिफेंटियासिस, फाइलेरियसिस भी कहते हैं इसको, हाथी पांव। एस्कैरियासिस, वही एस्कैरिस मैंने पढ़ाई भी था आपको, अब गिरी हुई मिट्टी की चीजें, हर बच्चे को होता है एस्कैरिस का इन्फेक्शन। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड कॉमन राउंड वॉर्म है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, वही कॉमन पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन हो जाती है, कॉमन है, ठीक है। इसके जो एग होते हैं उनके थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है, गिरी हुई चीजें लोग खा लेते हैं, ठीक है, उसके थ्रू होता है। या आज की डेट में तो इसका इन्फेक्शन, आप सलाद वलाद खाते हो ना, क्योंकि सीवेज वाटर सब जगह लगता है, तो उसके थ्रू इसका इन्फेक्शन फैल जाता है। बाउचेरिया बेनक्राफ्टी नीट में लगभग हर साल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, लगभग हर साल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस, हाथी पांव रोग कहते हैं, इसमें पैर कुछ ऐसा हो जाता है, हाथी पांव, एलिफेंटियासिस। क्योंकि होता क्या है,
एलिफेंटियसिस के अंदर जो लोअर पार्ट के लिम्फ नोड होते हैं ना, हाँ, वो ब्लॉक कर जाते हैं। तो इसके से क्या होगा, जो लिम्फ ऊपर जाना चाहिए ऊपर नहीं जाता, वो बॉडी के लोअर पार्ट में ही डिपोजिट होना चालू हो जाता है। अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो पैरों के साथ साथ टेस्टिस वाला पार्ट भी कवर हो सकता है इन्फ्लामेशन की वजह से। समझ रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं है कि मेल का डायग्राम बनाया तो मेल को ही होगा, ये फीमेल को भी हो सकता है। समझ में आया? सेक्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है, मेल फीमेल दोनों को हो सकता है। ठीक है, इसको एलिफेंटियसिस कहते हैं। बच्चों को मेल का डायग्राम दिखता है तो लोगों को लगता है मेल में होने वाली प्रॉब्लम है, फीमेल में नहीं होगी। कॉमन सी बात है, इट इज एलिफेंटियसिस। ठीक है, लिम्फ नोड दोनों के पास होते हैं। ठीक है, बाउचेरिया बैनक्राफ्टी फाइलेरिया वर्म कहते हैं। स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन इन विच दे लाइफ फॉर मैनी ईयर, पड़ा रहता है धीरे धीरे। लिम्फ वेसल्स जो लोअर लिम्स होते हैं उन वो ब्लॉक हो जाते हैं इसकी वजह से, लिम्फ ऊपर जाना बंद कर देता है। ठीक है, जेनिटल ऑर्गन और ऑल्सो ऑफ्टन इफेक्टेड, स्वेलिंग आ जाती है टेस्टिस ओवरी के अंदर, इन्होंने टेस्टी लिख दिया पर ओवरी भी इसमें इंक्लूड होगा, ध्यान रखना। ट्रांसमिट टू हेल्दी पर्सन थ्रो द बाइट ऑफ, ध्यान रखना किसके थ्रू फैलता है, फीमेल मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? मेनली क्यूलेक्स, एडीज भी इसमें इन्वॉल्व है, पर इंडिया में मोस्टली केस क्यूलेक्स के देखने को मिलते हैं, तो क्यूलेक्स आपको याद रखना है। मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है, स्प्रेड होती है, ठीक है, वेक्टर के थ्रू। जॉन्डिस बेटा नहीं जानता तू प्रिंस, जॉन्डिस पीलिया कहते हैं, पीलिया को जॉन्डिस। लिवर खराब होगा तो जॉन्डिस हो जाएगा, क्योंकि बिलीरुबिन बिलूबर्डिन बाहर नहीं निकल पाएगा, पीलिया जॉन्डिस। तो वायरस हो गए आपके, बैक्टीरिया हो गए, और हेलमिंथीज दो ही हैं। इनको मैंने एनिमल किंगडम में भी डिटेल में करा दिया था। अब लास्ट आ जाओ, इसके बाद छुट्टी कर दूंगा आपकी। प्रोटोजोआ मैं कल कराऊंगा, टाइम कितना है? अच्छा, प्रोटोजोआ मैं करा सकता हूँ, बस तुम आज इतना याद कर लो, आज आज तुम्हें याद करने वाला काम थोड़ा मैं दे रहा हूँ। ठीक है, देखता हूँ मैं प्रोटोजोआ भी करा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, फंगल डिसीज, रिंग वॉर्म। टीम बड़ा अच्छा ऐड आता था, बंदर का ऐड, दांत खाज मिटाओ, ऐसे बंदर नहीं खुजाता था, ऐसे खुजाता था, कभी ऐसे खुजाता था। ठीक है, दांत खाज, समझ रहे हो ना? हाँ, मिटाओ, रिंग वॉर्म लगाओ, रिंग वॉर्म करके एक बाम आती थी। तो ये डिसऑर्डर ऐसा है, सबको याद रहता है, जो मंकी का ऐड आता था उसमें बड़ा अच्छा सा। हाँ, याद भी करने हैं अभी, ठीक है, ध्यान रखना। रिंग वॉर्म डिसीज का नाम क्या है? रिंग वॉर्म। तीन फंगस हैं जो उसको करती हैं, यस, माइक्रोस्पोरम भी कर सकती है, ट्राइकोफाइटोन भी कर सकती है, और एपिडर्मोफाइटोन भी कर सकती है। यस, तीन फंगस होती है रिंग वॉर्म कॉजिंग एजेंट, समझ रहे हो? और तभी तो कहते हैं ये इतनी मतलब इन्फेक्शियस है कि जो लोग नहीं, बालों में रूसी हो जाती है, ठंडी का टाइम है, रूसी तो बड़ा कॉमन है। ठीक है, वो फंगस ही तो है, वो स्किन के ऊपर स्प्रेड करता है। ठीक है, लोग कहते हैं ना गर्मियों में एक दूसरे के कपड़े ले लेते हैं, भाई तू दे दियो टी शर्ट, यार जा रहा हूँ आज घूमने, ठीक है, तू टॉवल दे दियो अपनी, तू कंगा दे दियो अपना, कभी किसी की चीजें नहीं यूज करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, वंस ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज, बहुत कॉमन है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली रीजन, ड्राई स्केली रीजन बन जाते हैं ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली स्किन, नेल्स और स्कैल्प के ऊपर, ना इस तरीके ये बन जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ड्राई स्केली लीजन्स जनरली एक्वाइर्ड फ्रॉम सॉइल, सॉइल से इन्फेक्शन लगता है लोगों को और लोग इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ, ये पता होना चाहिए, टॉवल से भी हो सकता है, किसी के कपड़े पहनने से भी हो सकता है, और कंगे से भी फैल जाता है। कॉम यूज नहीं करना चाहिए किसी का, बालों में मिलने वाली रूसी, ठीक है, फंगस, जो इस फंगस की फंगस ही है बेटा वो। नोट करो, यहां तक कोई डाउट है? तो आज इतना ही कराऊंगा, प्रोटोजो आज नहीं कराऊंगा, क्योंकि आज इतना याद कर लो, क्योंकि प्रोटोजो में तो मैं मलेरिया कराऊंगा, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है मलेरिया। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं प्रोटोजोआ करा दूंगा और एड्स करा दूंगा, दो करा दूंगा बस। प्रोटोजोआ और एड्स होने के बाद आपकी डिसीज सारी खत्म हो जाएंगी, फिर एक कैंसर की क्लास ले लूंगा मैं, और कैंसर की क्लास के बाद एक ड्रग्स की क्लास ले लूंगा मैं। समझे? हाँ, कैंसर की और फिर ड्रग्स की। यहां तक कोई डाउट है? तो इतना याद करना है, मैं एक बार अभी रिवाइज और करा रहा हूं आपको, प्रोटोजो आज नहीं कराऊंगा मैं। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं करने के लिए, सब पीवाई क्यू हैं, सारे पीवाई क्यू हैं।
जिस सारे पीवाईक्यू में लेटेस्ट पीवाईक्यू थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन देखो, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, 23 में देखो, ये भी 23 में आया, 23 में, 23 में देखो ये भी आया है। एक ही तो नहीं है दोनों, टाइफाइड, एलिफेंटिस, रिंगवॉर्म, मलेरिया, हाँ अलग अलग है। देखो दो क्वेश्चन, सोचो दो क्वेश्चन आए नीट 2023 के अंदर, ये भी 23 में आया है। 24 में फिर टाइफाइड, लेसीमिया, रिंगवॉर्म, फैलेरिया, यानी कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता ही आता है। 19 में आया हुआ है सेल मीड इम्यूनिटी के ऊपर, पैसिव एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी पर आया हुआ है 2020 के अंदर। 2022 में प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पर आया हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर आया हुआ है। 2022 में रोमेटोइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यूनिटी पर आया हुआ है। अगेन ये वाले तो बहुत आए हुए हैं, सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। एक और देखो कॉमन कोड, देखो ये टाइफाइड, ये तो कॉमन है, हर साल आ रहा है, 24 में भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मैंने कुछ पीवाईक्यू डाले हैं, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार क्वेश्चन आते कैसे इन टॉपिक्स के ऊपर, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, यार इतना तो हमें आता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन एक बार खुद ही लगाओगे पीवाईक्यू में, इसलिए ठीक है। अब मैं कल मिलूंगा आपसे, कल नहीं, सॉरी कल नहीं, मंडे को मिलूंगा आपसे। तो मंडे तक मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, सारे बैक्टीरियल डिसीज लिख लिख के याद करने हैं, वायरल डिसीज लिख लिख के याद कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है। हेलमेंथीज 2 ही है, ठीक है, वो याद रहेंगे आपको, ठीक है। और फंगस एक ही है, यस याद रहेगा ये आपको, ठीक है, बस ध्यान रखना है। हाँ, रिंगवॉर्म कॉजिंग एजेंट 3 हो सकते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, क्लियर है बिल्कुल। तो ये सब मैं पूछने वाला हूं आपको मंडे को, पूछने के बाद मैं प्रोटोजोआ कराऊंगा, और प्रोटोजोआ के बाद सीधे मैं एंटर कर जाऊंगा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। हाँ, एड्स और प्रोटोजोआ मैं करा दूंगा आपका मंडे को, ठीक है। जिससे ट्यूसडे को मैं करा दूंगा आपका कैंसर, और वेटनेसडे को मैं करा दूंगा आपका ड्रग्स, खत्म, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ओके। तो मंडे से रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्लानर मैंने डाल दिया है, बहुत सीरियसली ध्यान रखना, जो रिवीजन कर चुके हैं वो पहला मंडे वाला लेक्चर जो 20 मिनट का डालूंगा मैं, आधा घंटे का, वो देख लेना, आप सब नोट कर लेना, कॉपी बना लेना उसकी, बहुत मेहनत की है उन चीजों के लिए मैंने, ठीक है। हाँ, वो सारे पॉइंट आउट कर लेना, और लास्ट में जो लाइव डिस्कशन कराऊंगा 45 क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चन उनको भी प्रिंट करा लेना। जब नीट का एग्जाम दे के लौटो ना, तो मेरी किताब और वो वाले क्वेश्चन एक बार मैच कर लेना, ठीक है। हाँ, समझे। हाँ, तो उनको भी प्रिंट करा लेना, और कर भी लेना, प्रिंट करा लेना, ठीक है। दो चीजें थोड़ी सी सीरियसली कर लेना, बात बाकी का तो ठीक है, तुम रिवीजन कर ही चुके हो, जो नहीं कर चुके हैं वो एक बार वहां से कर सकते हैं, जो कर चुके हैं वो दो काम करेंगे उस कॉपी पर, एक तो मेरी समरी जो मैं बनाऊंगा वो लिखेंगे, समरी का मतलब है पूरा कंक्लूजन दूंगा मैं उस 2 चैप्टर का, जो भी टारगेट होगा, और लास्ट में जो क्वेश्चन कराऊंगा वो, ठीक है। तो मिलते हैं आज शाम को, ठीक है, 6 साढ़े 6 का लाइव लगा हुआ है, उससे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा, आज शाम को मिलते हैं।